ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो 2 बार पहले आ चुके हैं और 2022 में गालिबन वो लास्ट टाइम आए थे। आई थिंक 2022 में लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम 2022 में आए थे जी। और उस टाइम उन्होंने एक सेट ऑफ प्रेडिक्शंस दी थी जो कि काफ़ी हद तक जो है 95% आई वुड से कि ऑन द डॉट पूरी हुई है। शायद टाइम लाइन्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा। रिसेंटली उस टाइम के ऊपर तो जनरली वो शेडोज से काम कर रहे थे। मोस्ट पीपल डिडंट रियली नो मच अबाउट हिम। वी कवर्ड हिज स्टोरी इन डिटेल इन दैट एपिसोड एज वेल, बट आई वांटेड टू हैव हिम बैक क्योंकि रिसेंटली एक शो चल रहा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है शार्क टैंक के नाम से, वेयर ही इज़ वन ऑफ द जजेस। एंड सो वी थॉट लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, लेट्स अंडरस्टैंड कि शार्क टैंक कैसा जा रहा है एंड देन ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि यार ये शार्क टैंक हो रहा है, इस पर इतने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्या वाकई पाकिस्तान में इतनी अयाशी लगी हुई है, बिजनेस बूम कर रहा है? क्योंकि सेंटिमेंट तो बड़ा नेगेटिव है। एंड सो आई थॉट कि लेट्स हैव फैसल बैक ऑन द शो। फैसल आफ्ताब सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you for having me. It's always a pleasure. मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज द शार्क टैंक एक्सपीरियंस? Yeah, it was. I was very pleasantly surprised. जब मुझे सोनी और उनकी लोकल प्रोडक्शन टीम ने अप्रोच किया था अराउंड आई थिंक टेल एंड ऑफ 2023 में लास्ट ईयर, तो शुरू में मेरी काफ़ी रिजर्वेशंस थी बिकॉज एक तो we're institutional investors and there's a whole decorum we have to keep and you're going out to the general public, तो उसका फीडबैक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एंड देन यू पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। तो वो एक रिजर्वेशन वो थी। फॉर दैट आई कंसल्टेड विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू come to a conclusion. The second thing was that I was worried about the quality of the production, right? Because Pakistan idle bhi ho chuka hai, uski production quality अच्छी नहीं थी, so that can also damage you. But Usman Malik, who's the main executive producer and licensee from Sony, he's a very dynamic young man. So when I saw the vision, then when I saw some of the schemas of the set and what the action plans were, I got more confident. And then I was very happy. Okay, when I actually got to the set and I saw the quality of the cameras and the shoots, and I mean there was a big budget production, and we had the actual global producer of Sony for the show, Arch. He was actually physically present, making sure the quality controls there. So it was क्योंकि नॉर्मली यही होता है ना कि ग्लोबल चीज़ आती है, उसको बस वो हाफ कुक्ड किस्म की एक लोकलाइजेशन, पाकिस्तान आइडल इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट, एंड दैट नॉर्मली डजंट कैच ऑन। मैं जब इसको देख रहा था तो मेरे लिए सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी यही थी कि स्टार्टअप्स, बिजनेस, that's not a mass market conversation in Pakistan, unfortunately, right? And पिछले 2 साल मैंने उसको बड़ा extensively cover किया है। Majority जो masses हैं उनको इतनी समझ नहीं आती, और TV is a purely mass market medium, but surprisingly the feedback has been incredible. Like I don't know, was it because they were able to simplify it a lot? Even though मैं देख रहा था उसमें कि जितने भी लोग हैं वो जनरली ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग हैं, रोमाना हैज़ एन एक्सेंट एज वेल, तो वो एक बड़ा वो था कि नॉर्मली टीवी के ऊपर ना वो बड़ा कुकड अप किस्म का एक लोकलाइज्ड बिल्कुल सलीस उर्दू के साथ लोगों को लेकर आते हैं, बट सम हाउ इट वर्कड। वाई डू यू थिंक? चले प्रोडक्शन तो थी, बट डू यू थिंक देयर वाज एन एपेटाइट फॉर समथिंग लाइक दिस? वाज इट शार्क टैंक इंडिया? एब्सोल्युटली, आई थिंक सो। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था शार्क टैंक इंडिया। मुझे खुद नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा शार्क टैंक इंडिया को फॉलो करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आई वॉच शार्क टैंक वाज इन द US, सो दैट आई थिंक हैड अ ह्यूज फैक्टर कि एक वो ब्रांड रिकग्निशन और नॉलेज थी। एंड सब्सिक्वेंटली बाय द वे आई ऑल्सो फाउंड आउट व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ यंगर पीपल और इवन बिजनेसमैन, वो कहते हैं हमने अक्सर अपनी P&L एनालिसिस इस तरह की चीज़ें शार्क टैंक इंडिया देख के लर्न की थी। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक और जो बड़ा फैक्टर है कि आपकी इकॉनमी जो हमारी है वो एक डिफ्लेशनरी इवेंट से जा रही है, जो ट्रेडिशनल इकॉनमी है, ब्रिक एंड मॉर्टर। तो वहाँ पे आप, एंड आई एम टॉकिंग द बिग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन FMCG, दोज टाइप ऑफ जॉब्स, तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है एंड दे फाइंड अ वे। तो एक हर बंदा एक तरीके से एंटरप्रेन्योर बनी गया है ओवर द लास्ट 5 years। इवन अगर इफ़ यू हैव अ जॉब, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप T-shirts बेच रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, व्हाटएवर इट इज़, मेकअप, देयर वाज the ideas, the type of pictures we saw was truly amazing. तो वो आई थिंक एक एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट जो बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई थिंक जो यंगर ऑडियंस हैं वो स्विच्ड ऑन है, एक AI की वैसी जो डिस्ट्रप्शन आ रही है उसमें आगे नौकरियाँ नहीं है, राइट? तो बेसिकली आई थिंक हर बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा टू सर्वाइव। सो आई थिंक ये तीनों फैक्टर्स, टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन बेटर। YouTube एनालिटिक्स के हिसाब से हमारी वीडियो के व्यूअर्स में से 60% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ।
अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बराह करम अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको उसमें मज़ा आता है या आपको कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से फ़ायदा ये होता है कि जब मेरे चैनल के ओवरऑल सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो मैं बेहतर से बेहतर गेस्ट लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं उनको रीच आउट करता हूँ तो वो हमेशा पूछते हैं कि यार तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं। तो मेरे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही बेहतर गेस्ट्स आ सकेंगे। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशंस लाने वाला हूं, जिसमें एक टर्किश इस्लामिक फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इजराइल में जो कि एंटी ज़ियोनिस्ट हैं, और इसी तरह सीरिया में एक ऐसे साहब हैं जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं और वो आके बताएंगे कि एग्जैक्टली सीरिया में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अभी जो तमाम इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं और ये जो इंटरनेशनल इनसाइट लेकर आ रहे हैं, इस तरह के लोगों को रीच आउट करने के लिए सब्सक्राइबर काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैंने कभी भी आप लोगों से नहीं बोला, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं तो बराह करम सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। Nonetheless, let's get back to the podcast. Interesting. Generally, reality TV shows जो होते हैं उसमें they can't fully be real, right? Because there's an entertainment factor that allows for the consumer to keep watching. अब जिस तरह से वो मैं देख रहा था, वो एक साहब हैं, वो 300 अरब वाले। अच्छा, वो मुझे बाद में पता लगा, वो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे देखा। I don't know if you've seen him on Instagram. Subsequently I went and saw him. Right, and so he has this entire persona and a character and सारा कुछ. And so it makes sense, you know, he was there, he did a outrageous pitch and it made up for great entertainment value. Yeah. And so automatically बहुत serious pitches जो हैं वो इतनी viral नहीं हुई जितनी ये pitch viral होगी, right? Because वो, so how much of this is actually real? और अगर मैं ये भी ना कहूँ कि it's not real obviously, but how much of it actually pans out? Because आप आते हैं, कोई nobody will ever invest tons of money by hearing a 30-minute pitch. तो वो जाहिर है कि उसका process क्या था? Was it due diligence happening before when people applied? And then once the pitch is done तो उसके बाद follow up due diligence होती है. How much of these actually जो fundings हुई हैं वो actually pan out होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? बिल्कुल नहीं, that all of those are great questions. So let me unpack it. तो जो उनका format है, it's actually pretty smart the way they do it, because reality TV है तो they have to capture our expressions. So शुरू में जब इन्होंने launch किया तो when they opened up applications तो बहुत से businesses, I have a friend in Islamabad, Noon & Co, they do amazing stuff with rocks. Yeah. तो I said यार तुम why don't you go on this show? तो मैंने introduction करवा दी with the Shark Tank team. तो उन्होंने मुझे फ़ौरन मैसेज कर दिया कि अब वो disqualify हो गए हैं. And I said what do you mean? उन्होंने हमें mention किया था कि you know we do the selection. तो I didn't realize को इतना strict है. Right. So the thing is कि we are completely blind to who's pitching until they walk on the set during production. Right. Which I think is great. तो उनका वो पूरा अपना criteria होता है जिसके बेस पे select करते हैं. I'm sure उसमें कुछ से वो ऐसे लोग करते होंगे select, which I think most likely was the case with the gentleman with that big demand. Yeah. So उनको पता है कि content value क्या है, but generally जो pitches थी वो बहुत ही, I mean I was impressed with the quality. तो there's that pre-vetting वो जो करते हैं, right, baseline और selection उनका criteria होता है. जो pitches भी थी जो air हुई हैं उससे बहुत ज़्यादा pitches shoot हुई थी, तो not every pitch makes it to TV. Number 2, जो आप लोगों को edited time दिखा रहे हैं वो ये हमारे क्वेश्चन टाइम जो होते थे वो 2-2 घंटे तक चलते थे. अच्छा. तो ये कोई एक दिन में नहीं, दिस वेंट ऑन फॉर लाइक अ होल मंथ. जब शूटिंग हो रही थी तो वो फिर उसको एडिट करके 45 मिनट घंटे के एपिसोड में उन्होंने पिक्चर्स दिखानी होती है, तो 8 मिनट में 9 मिनट में दिखा रहे होते हैं. तो वी गेट रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के टू आस्क क्वेश्चंस. नेक्स्ट कम्स फंडिंग. आफ्टर द शो एंड्स उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमने जाके ड्यू डिलिजेंस करनी है, बिकॉज जिस लाइक हमारी असली दुनिया में भी ये होता है. जब वेंचर कैपिटल में आपको एक पिच डेक आता है, आप मीटिंग करते हैं, एक पिच होती है, उसके बाद जब आप जाके ड्यू डिलिजेंस करते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट की, बहुत से फैक्टर्स की, तो नंबर्स ऐड अप नहीं करते. तो जो उनका जो उस्मान मलिक एंड ग्लोबल प्रोड्यूसर जो आर्च, उनसे हमने पूछा था कि व्हाट परसेंटेज द पिचेस एक्चुअली गो थ्रू. तो उनकी ग्लोबल एवरेज इज़ अबाउट 40% or so that actually end up going through, because a lot fail, which is better than we see. Right. And he said, look, you have to adjust it for South Asia. It may be even lower. Right. Maybe 25%. But 25% is still significant. Right. That end up going. I think it's a start, right? Like मुझसे लोग पूछ रहे थे तो मेरा ये था कि I mean there's always an entertainment value to reality TV, so I obviously take that with a grain of salt. But I think so season 1 maybe जो पहले 2-3 seasons हैं, मेरे लिए द कोर वैल्यू इज़ नॉट द बिजनेसेस कि कोई बड़ा कंग्लोमरेट बन जाएगा. मेरे लिए कोर वैल्यू इज़
the education that's being imparted, because वो फिर season 4, 5, 6 में शायद आपको reflect होते हुए नजर आए कि आप businesses अपने आप को set करके, so it's a long term process. इनफैक्ट जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मेन रीज़न मैं कन्विंस हुआ था इसको करने पे वो ये था, बिकॉज बेसिकली जब मैंने 2-3 लोगों से ये वाली जो आपको बात बता रहा हूँ कि पीपल लर्न फ्रॉम इट, तो मेरे अपने ख्याल से जो एजुकेशन प्रोसेस हो रहा है इस डिस्कोर्स पे, ये वैसे तो क्लोज डोर में होता है ना, तो उससे और जो सरप्राइजिंगली पोस्ट एयरिंग what I learned was कि 8 साल 10 साल 12 साल के जो बच्चे हैं वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं and they're watching this with the key. Yeah. So this is to me, and by the way, the reason why I'm so excited this is happening is because I think entrepreneurship is going to become extremely important going forward, right? It's the heroes that you're building, right? It's beyond the cricketers and the Jungju, and you're actually saying, okay, listen, do a business and you're going to be celebrated. जो आपका एक आजकल बड़ा वायरल भी हुआ है कि यार वो जो है ना बहुत सारे जो स्टार्टअप्स आई हैं उनको FBR पीछे लग गई है. Is that true? Yeah, I don't know. I mean, somebody made this post on LinkedIn. Right. In fact, I know the guy because it's one of the startup industry person. But so I saw it. मैंने उसको बैक ट्रैक करने की कोशिश की, मेरे पास कोई legit नहीं आई, but I don't know कि वो इंडस्ट्री के अंदर basically was parroted. So मैंने जब I messaged, so all the startups were in touch with, मैंने कहा, has this happened to you? उन्होंने कहा नहीं. उसके बाद मैंने जो प्रोड्यूसर है उस्मान, उससे पूछा कि भाई has this happened? तो he said, यार I'm not aware of it. We're in WhatsApp groups with them, we're in touch with them. तो हमें किसी ने कहा, शायद एक आध को आ गया हो. Right. But I think it was a gimmick post maybe. Right. And then everybody in the media picked it up. But irrespective अगर वो होता भी ना, so मेरा उसमें thought basically ये थी कि what shows like Shark Tank do is that जो बार बार आप आके कह रहे हैं ना टॉप लाइन बॉटम लाइन बुक्स ये वो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिजनेस तो ऐसा होता ही नहीं है. हमारे यहाँ तो बिजनेस सारा जुगाड़ पे हो रहा होता है. वो बस एक ही बंदा रखा है, वो अकाउंटेंट भी है, वो HR वाला भी है, वो सारा कुछ है. एंड सो if FBR is coming in, that's probably because you've kept your business out of the books और आप उसको तरीके से नहीं कर रहे. तो बजाय like a lot of people were like, देखो जरा FBR आके ना एंटरप्रेन्योरशिप तबाह करना चाह रहा है. मेरी रिसेंटली बात हुई अवेंसियन के जो फाउंडर थे, और उनसे बात करते हुए उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने IPO करा, आपको टेंशन नहीं हुई, आपको वो नहीं हुआ कि यार मैं सिस्टम में घुस गया, ख्वार हो गया? लॉट ऑफ पीपल से यार सिस्टम में घुस के ख्वार हो गए. तो उन्होंने कहा कि यार मुझे कभी भी इस वजह से नहीं हुई, बिकॉज अगर मुझे वाकई ग्रो करना और स्केल करना था ना, तो मुझे इस पेपर वर्क में घुसने की वजह से जो मेरी फाउंडेशन बिल्ड हो गई फ्रॉम द स्टार्ट कि मैं 10 रुपये के टैक्स की मैं बचत के लिए मैं अपनी 1000 रुपये की ग्रोथ को क्यों रोकूँ. एंड दैट वाज वेरी प्रोफाउंड फॉर मी कि पाकिस्तान में हम इस वजह से स्केलिंग कर पाते बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लिव अंडर द रेडार, ताकि मेरा 10-15 लाख रुपए का टैक्स बच जाए. एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडर द रेडार यू कैन नेवर ट्रूली बी वी कांट बी ग्लोबली कंपेटिटिव, वी कांट बी वो सिस्टम्स में हम नहीं आ सकते. सो देखिए ना, इसमें अब दो चीज़ें आती हैं. सो जब मैंने वेंचर कैपिटल क्यों किया पाकिस्तान में, शुरू में मैं आया था अर्ली स्टेज. द रीज़न वॉज कि जब मैंने लोकल मार्केट को देखा, तो मैंने देखा कि जो यहाँ की स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट है वहाँ पे अक्सर कंपनीज बुक वैल्यू से बिलो ट्रेड कर रही हैं. तो हम लोग ये क्या चक्कर है. तो देन यू रियलाइज कि दे कीप 2 sets ऑफ बुक्स. राइट. सिमिलरली सो प्राइवेट इक्विटी या ग्रोथ स्टेज करना यहाँ पे इम्पॉसिबल रहता है, बिकॉज एक बार एक कल्चर सेट हो जाए उसको आके चेंज करना टू एक्चुअली स्केल अ कंपनी एंड हेल्प स्केल विद कैपिटल, इट्स वेरी हाई रिस्क. राइट. तो आई रियलाइज कि ग्रीन फील्ड यानी कि पहला चेक अर्ली स्टेज ईथोस आप सेट करें. राइट. सो हमारी जो कंपनीज हैं हम उनमें डे 1 से यही सेट करते हैं. And so similarly, a lot of these businesses that are starting, I mean, most of these were not that mature businesses. तो वहाँ पे liabilities आप कह लें इतनी है ही नहीं अभी टैक्स की. Right. कि टॉप लाइन 10 करोड़ की हो गई, 20 करोड़ की हो गई, राइट. तो इवन दो वैल्यूएशन बेशक अपनी कर रहे हैं बिलियन रुपीज़ की, वो हम फ्यूचर प्राइसिंग कर रहे होते हैं जैसे हम टेक में कर रहे होते हैं या स्टार्टअप्स में कर रहे होते हैं. बट इन रियलिटी अगर आप देख लें तो आपको अभी भी चांस होता है इस वक्त आके उनका ईथोस ठीक करने का कि बुक्स को सही रखो, बिकॉज अगर आपने लॉन्ग गेम दिखाना है. बट सवाल मेरा इसी से कनेक्टेड बेसिकली ये था कि अब आप चूँकि ड्यू डिलिजेंस फेज़ में हैं, तो लोग आ रहे हैं आके 4 बातें कर रहे हैं कि यार हमारा ये, और वो सही बातें कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली. बट काफ़ी दफ़ा ना लोगों को फंडामेंटल्स का इतना आइडिया होता नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी चीज़ों को मेंटेन नहीं किया हुआ. सो आर यू सीइंग दैट एज वेल के इन्होंने सिफ्ट बहुत अच्छा किया था. अ लॉट ऑफ द डील्स दैट वी वर गेटिंग, ये इस तरह तो नहीं था कि कोई भी उठ के आ गया. तो उन्होंने उनको सिफ्ट किया हुआ था कि भाई बेस लाइन फाइनेंशियल्स हैं. चंद एक की उस लेवल की नहीं थी जो आप कह लें कि उन्होंने डिफरेंट टाइप की डील्स रखी हुई थी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. बट बहुत से ऐसे थे जहाँ पे ठीक चीज़ें सिस्टम्स बनी हुई थी, बुक्स मेंटेन हो रही थी. आई मीन देखिए वो तो हमें कभी भी ना उस लेवल की नहीं मिलेंगी. यू कांट फाइंड द परफेक्ट कंपनी. इफ़ यू फाइंड द परफेक्ट कंपनी देन द अपॉर्चुनिटी इज़ गॉन. तो वो दैट्स पार्ट ऑफ अस एज इन्वेस्टर्स कि उनको ट्वीक करें, सिस्टम्स आए. जैसे बहुत सो ने लॉट ऑफ देम हैव आइडिएशन स्टेज, बहुत ही आप कह लें मॉम एंड पॉप शॉप लेवल पे
इंटरनेट पे थोड़ी सी चीज़ें बेच गई, ट्रैक्शन मिल गई, 1000 अपने बॉटल्स बेच दी तेल की। Right. अब एक डील आई डिड, इट वाज अ सिंगल मदर, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सपोर्ट लाइक CSR डील एंड आई थिंक दैट हैज़ पोटेंशियल। तो वहाँ पे आई मीन शी sold about 1,000 bottles of this hair oil from her native village that became very successful. तो वहाँ पे इतनी कम receipts हैं, लेकिन immediately आते साथ one of the things we're doing in the due diligence is उनका हम सेटअप कर रहे हैं कि आपने कंपनी बनानी है, आपने ये करना है, and she had gone to an NIC, so they had done some baseline work. Right. So my point is कि you have to look at these companies very different from the mid-sized companies जो billions या करोड़ monthly invoicing कर रही हैं और वो डिक्लेयर नहीं कर रही है। Of course, makes sense. एंड आई डोंट थिंक FBR के पास इतना टाइम है कि वो इन छोटे बच्चों का गैराज करे। वो उनकी आजकल उनकी बड़ी फिशेस जो है उनके पीछे वो पड़े हुए हैं। मेरे चैनल की प्राइमरी कामयाबी की वजह मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि आप लोग, और उसकी वजह यह है कि आप तमाम लोग, जो कम्युनिटी हमने यहाँ पे बनाई है, जो पिछले 4 साल से स्टार्टअप्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में कॉन्वर्सेशंस को सुन भी रही है और अप्रिशिएट भी कर रही है। उसमें से बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं मेंटरशिप के लिए, डिस्कशंस के लिए, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्टार्टअप्स के बारे में। और या तो मैं बहुत दफा अवेलेबल नहीं होता, या जब मैं होता भी था तो मैंने बड़ा एक एक्सपेंसिव किस्म का 1-on-1 सेशन पहले रखा हुआ था, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बना लिया है जिससे हम रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपनी एक्सक्लूसिव लाइव कम्युनिटी लॉन्च की है, जिसमें वीकली में 3 घंटे के लिए लाइव आता हूं। तमाम कम्युनिटी मेंबर्स से हम डिस्कशंस करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और साथ ही उसमें एक वाइड रेंज ऑफ पर्क्स अवेलेबल है जो कि मैंने अपनी वेबसाइट में डिटेल में लिस्ट किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरा इनर सर्कल ज्वाइन करने में, जहां पे मैं अपनी सबसे रियल और ऑनेस्ट थॉट्स भी शेयर करता हूं, मेंटरशिप भी देता हूं, तमाम हालात और आने वाली दुनिया के बारे में डिस्कशंस भी हम करते हैं, तो नीचे दी गई हुई लिंक से आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 50 मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम एक्सक्लूसिव 40% ऑफ है। तो अपना डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप TBT40 का कोड यूज कर सकते हैं। एंड होपफुली आई विल टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन। नॉनदलेस, आइए वापस चलते हैं पॉडकास्ट पे। मेक सेंस। मुझे एक और बात ये बताएं कि अब फनल है ना, पाकिस्तान में जनरली हम कहते हैं कि यार सेविंग्स रेट बड़ा ख़राब है, इन्वेस्टमेंट रेट बड़ा ख़राब है, स्टॉक मार्केट में IPO होता नहीं है। आम आदमी जो है वो जाता है और जाके अपने पैसे उसने करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया 20 साल नौकरी करके संभाला, या तो वो जाके प्रॉपर्टी में पार्क करता है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त बर्स्ट हो चुका है बबल। तो वो जाता है और जाके हर साल आपको सैकड़ों रेस्टोरेंट्स खुलते हुए नज़र आते हैं और सैकड़ों रेस्टोरेंट्स बंद होते नज़र आते हैं। सो बड़ा इनएफिशिएंटली बिजनेस एक्टिविटी होती है और वो बंद हो रही होती है। नॉर्मली यू वुड इमेजिन ऑल ओवर द वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट वुड बी दैट प्लेस वेयर आम आदमी जो है वो जा करके पैसे को कंसोलिडेट करके लेजिटिमेट कंपनीज में जाके एक्चुअली स्केल पे ग्रो कर सकता है। एसेंशियली अगर मैं फनल की बात करूं तो आप लोग आए हैं और आप कह रहे हैं कि यार हम ड्यू डिलिजेंस करके अच्छे छोटे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करके उनको ग्रो करा रहे हैं, बट यू डोंट हैव एन इन्फिनिट कैपिटल, राइट? यू नॉट अ बैंक दैट्स एसेंशियली प्रिंटिंग कैपिटल। सो पीछे से एक इसके फनल का एक पिछला हिस्सा भी फिर आ जाता है, जिसमें नाउ इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड एंड दे आर नो लॉन्गर नाउ सेइंग कि भाई अच्छा नहीं, हमें 6 महीने के अंदर पैसा डबल चाहिए है, हमें फाइल के ऊपर 40,000 रुपया महीने का चाहिए है। उनको भी बताया जा रहा है कि यार वेंचर कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या होती है। क्या आपको इंटरेस्ट आया है अब लोगों की तरफ से कि यार व्हाट नेक्स्ट सीजन how can we invest in your VC and so then you can invest that capital over there as well? So देखिए, and it's a perfect question because it kind of answers why this is the right time कि Shark Tank launch हुआ है। VC तो already कर रहे थे, we've been doing it, but अब वो accelerate होने वाली हैं सारी चीज़ें। Right. So जिस दुनिया को I think हमारे सारे economists और everybody keeps referring to, एक होती है ना आपकी पास resonance होती है from the system। वो सिस्टम जो बेसिकली 1971 में शुरू हुआ था वो 2020 में एंड हो गया है। आई वुड से इनफैक्ट 2021, उसके 50 साल पूरे हो गए थे। Explain that system for those who don't know. So it always comes down to the monetary system underlying. So पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सारी चीज़ें जो फील आपको हो रही हैं, इट्स ऑल लिंक टू द ग्लोबल। हमारी करेंसी रिजर्व करेंसी तो नहीं है ना। तो 71 में जो डॉलर विच ब्रेंटन वुड्स सिस्टम जो 1945 में स्टार्ट हुआ था, विच वॉज द डॉलर वॉज अ गोल्ड बैक करेंसी, वो सिस्टम 1971 में एंड हो गया था, right. जब डॉलर डीपैक हो गया था गोल्ड से। उसके बाद अगले 10 साल अगर आप US की इंटरेस्ट रेट्स देखें तो पाकिस्तान की तरह ही थे, right. उनको जाके 18% पे लेके जाना पड़ा था टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस, right. एंड इन द मीन टाइम उन्होंने पेट्रो डॉलर बना दिया। अब वो सिस्टम जो है एग्जैक्टली आप कह लें 2021 में आके ख़त्म हो गया, right. एंड अभी तक सबको मेमो नहीं मिला है, बट लोगों को फील हो रहा है कि थिंग्स चेंज हो गई हैं। अगर आप दुनिया को देखें, most institutions, international institutions somewhat have been sidelined in the world, right? तो उसमें और आपकी pretty much जो words हैं वो
एम्पायर्स के डोर स्टेप पे आ गई हैं। पहले वो इराक़ में हो रही थी, सीरिया में हो रही थी, या अफ़गानिस्तान में हो रही थी, अब वो लिटरली आ गई है यूक्रेन में, जो रशिया के दरवाजे पे है। और वो इसी वजह से हो रही है बिकॉज सिस्टमिक चेंज है उसकी वजह से। सिस्टमिक चेंज होता है, वो आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट साइकिल, रिजर्व करेंसी की जो डिबेसमेंट हो रही है, जितनी एग्रेशन से जो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली आ रही है बाकी दुनिया की। अगर आप यूएस में जाएं, कनाडा में जाएं, आप दुबई में भी हैं, तो आपको लॉजिकल यार। मैं एक साल आप जाएं वहाँ पे, तो जो चीज़ $20 की है वो $80 की है, नॉट खाने में भी आ रही है। और वो CPI मैंने आपको पहले भी कहा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें वो फूड एनर्जी को काउंट ही नहीं करते, विच हैज़ नो लॉजिक टू मी एंड आई स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, वॉलेटिलिटी आप कह रहे हैं, लेकिन जब 50% एक बंदे की तनख्वाह जा रही है खाने पर, एनर्जी पे, तो इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम ख़त्म होगी ना। जब डिस्पोजेबल इनकम ख़त्म होगी तो फिर ख़रीदेगा कौन? तो फिर कंज्यूमर डिमांड का इम्पैक्ट आता है। तो वो मैं इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अब जब हम इस सिस्टम में एंटर कर गए हैं, जिसमें बेसिकली एक तो वो आपकी ग्लोबल वॉर्स हो रही हैं काफ़ी अग्रेसिव, साइमल्टेनियसली आपकी एक टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन आ रही है जो आपके पूरे सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को, जॉब्स को चेंज करने वाली है। तो उसमें फिर आप इसको जब आप देखते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप और लोग जो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, सडनली एक तो ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म है एक तरीके से, कि बेसिकली आई मीन इवन अगर आप पाकिस्तान को देखें तो कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, या उनकी जो डिबेसमेंट या डिवैल्यूएशन की वजह से पर्सिंग पावर इतनी लूज़ हो गई कि दे हैड टू गो एंड बेसिकली आइदर डू अ सेकंड जॉब और बेसिकली ट्राई टू फिगर आउट साइड हसल और जस्ट कट डाउन एंड मूव to back to the village or back to the parents' home. Right. So there's a lot of changes that have happened, and there's multiple segments of this economy. And again, coming back to that Shark Tank element, what I was pleasantly surprised by is that जो मैंने देखा उसमें was कि लोगों में बहुत ज़्यादा resilience है. You would see people in their 20s and 30s, लोगों ने ज्वेलरी के बिजनेस बना लिए हैं, लोगों ने डोमेस्टिक मेकअप के और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बिजनेस बनाए हुए, फूड के, अपैरल के, एंड वेरी क्विकली बिकॉज लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने मार्केटिंग की हुई, मेजॉरिटी मार्केटिंग हो रही थी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक से, तो उनके बजट्स are not the same as billboards, and they're achieving like 15-20 crores of top lines with decent 20-30% margin. So that shows you the resilience of this younger generation that is switched on to the new changing dynamics. But investor side के ऊपर, how are you getting interest from people कि यार अब हमारा पैसा भी आप इस वाले चीज़ों में इन्वेस्ट करें, because this seems like a good way to spend our money. यार आई मीन मुझे तो डायरेक्ट रीच आउट सिर्फ किया है पर्टिकुलर डील्स के लिए, राइट? जो मेरा वेंचर कैपिटल फंड है वो तो इंस्टीट्यूशनल, इट्स गॉट इंटरनेशनल इन्वेस्टर, वो टेक है, ये पर्सनल कैपिटल मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? बट व्हाट आई थिंक इज़ गोना हैपन, और ईच सीज़न के साथ आप देखेंगे कि आपके जो पुराना जो इतना कैपिटल लॉक्ड अप है वो रेस्टोरेंट्स में और रियल एस्टेट में इससे लगा रहे हैं बिकॉज इस मुल्क में आइडियाज़ बहुत कम होते हैं, हर बंदा कॉपी करता है। टेलीविजन चैनल खुला तो 100 खुल गए, डिजिटल बैंक आया तो 5 इकट्ठे खुल गए, राइट? हर बंदा वो एवरीबडी रन्स आफ्टर द सेम थिंग। तो जो यंगर जनरेशन अब Gen 3 पे अक्सर पहुँचे हुए लोग, राइट, कि जो ओरिजिनल दादा ने बिजनेस शुरू किया था, फादर ने रन किया, अब बच्चे, और वो एक्सपैंड भी हो जाते हैं कि 4 पोते हैं एंड किड्स, तो हर बंदा सोच रहा है कि मैं अपना कुछ करूँ, तो एक तरीके से उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। तो आपका कैपिटल एवोल्यूशन इसी तरह होती है, इंडिया में भी यू हैव टू लुक लेफ्ट एंड राइट, राइट? इट्स नॉट वेरी यूनिक, लैग इफेक्ट्स हैं, हम वेर अबाउट अ 10-year लैग इफेक्ट फ्रॉम इंडिया, right? And Gulf से आप लगा लें कि it used to be a lot, they used to be ahead of them, but now they're way ahead, right? पर वहाँ पे अक्सर आप जाएँ तो बड़ी families हैं, उनके बच्चे जो हैं वो they're putting money in startups directly, they're putting money in businesses directly. So वो एक culture evolve हो रहा है, and I think us as venture capitalists entering, उसकी वजह से angel investors का एक culture create हो गया है। अब इस show की वजह से potentially you'll have more angel investors and probably even domestic funds that may get together and say कि यार let's consolidate, इतने यूनिक रेस्टोरेंट चेन्स बन गई हैं तो उनको एक अम्ब्रेला में ला के सिस्टम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। That's how countries eventually evolve, right? And this is, by the way, happened in every country. It's just I don't know, for some reason in Pakistan everybody thinks everyone's running the race at the same pace. हम 47 में शुरू हुए हैं, कुछ 2-2 साल पुरानी कंट्रीज हैं। हाँ, और इसमें ये भी डिफरेंस है कि there are certain countries that have a civilizational history and a civilizational knowledge base. हम तो effectively एक पूरी नई आइडेंटिटी बने हैं 75 साल अब पहले। ये देखें ना, पार्टीशन के बाद जो पूरा ब्रांड था वो तो इंडिया ले गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान एक हैड टू रीइन्वेंट इटसेल्फ। अभी तक हम अपने आप को फिगर आउट ही करने की कोशिश करें। अभी तो हम इंटरनली फिगर आउट कर रहे हैं एक्चुअली कि व्हाट इज़ आवर DNA एंड व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी,
and then you begin to market that. So and that's very normal. Like I feel like कि लोग बड़े इस पे depressed होते हैं कि यार देखो पाकिस्तान जो है पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की understanding नहीं हो रही. We're just figuring out. It's a normal part of any country's we're process. living through it. I can understand it's painful, but if you have a long view, Yeah. and this is what I keep saying to my founders as well, कि यार जितना आप लंबा सोचेंगे उतनी आपकी कैपेबिलिटी होगी, राइट? तो अगर जो बाय वेरी नेचर जो एक दिहाड़ी लगाता है बंदा, उसको सिर्फ फिक्र ही होती है कि आज मैंने टेबल पे इतने पैसे कमाने हैं कि मैं आज का खाना और आज की सर्वाइवल हो जाए, कल का कल देखा जाएगा. सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो महीने का सोच लेगा, राइट? जब आप बिजनेस पे जाते हैं एंड यूर इन बिजनेस एज वेल, तो यूर नॉट यूजली वरीड अबाउट द 2-3 month. आप सोच रहे हैं यार साल 2 साल 3 साल, एंड द बिगर बिजनेस मैन यू बिकम, तो आपके लिए डेकेड बन जाता है, 2 डेकेड 3 डेकेड. Jeff Bezos has a ode to Amazon का जो founder है, उसकी एक ode to long term thinking है, right? And he's basically building this huge kind of facility for it. कि if you think beyond your lifetime, 100 years, 10,000 years, so what can you accomplish? So the vision, I mean, no, you're just trying to focus on कि future में कहाँ चीज़ें जाएंगी, and even if you're 1% right, you're probably 1,000 times more right than the person who's thinking about daily, weekly, monthly. Yeah. So I think वो एक हमारा as a com vision का मसला है, because whether you look at solutions, हर solution जो होती है वो experience ही वाली होती है, बस इस वक्त fix कर दो, आगे kick the can down the road कि अगला setup देख लेगा इसको, right? And everyone's trying to get a quick fix and a win, without any long term thought कि यार मैं अगर ये करूँगा तो उसकी downstream implications क्या होंगी. Makes sense. You mentioned कि हम इंडिया से 10 साल आगे हैं, and काफ़ी दफ़ा ना पीछे sorry आगे होते तो फिर दुनिया वर्क होती. काफ़ी दफ़ा ना हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो इंडिया की एग्जांपल बहुत ज़्यादा आती है, एंड रिसेंटली व्हेन वी लुक एट इंडिया तो द वेस्टर्न मीडिया इज़ ऑल्सो पंपिंग इट अप अ लॉट. आपको कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है कि यार चाइना इज़ क्रम्बलिंग एंड इंडिया इज़ नेक्स्ट ग्रोथ सेंटर. बट अगर मैं दोनों में कंपैरिजन लेकर आऊँ, अगर आप 90s में जाएँ तो इंडिया और चाइना बड़े सिमिलर थे इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स, GDP per capita एंड सो ऑन. चाइना ऑन द अदर हैंड हैज़ ग्रोन मच मोर रैपिडली, एंड इंडिया जो है उसने अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिव टू दैट हैज़ लैक्ड ऑफ कोर्स. बट जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे कंपैरिजन लगता है वो ये लगता है कि चाइना हैज़ ग्रोन मच मोर एक्विटेबली, राइट? एंड इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके अंदर आपके पास यू गॉट लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ डिस्टोपियन. कभी कभार जब मैं देखता हूँ कि यार इंडिया के अंदर बहुत वाइड गुर्बत है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान जैसे हालात भी होते हैं, देन यू हैव अ वेडिंग विद $400 million. हमारे बराबरी हालात हैं, हमारे बराबरी ऑप्टिकली. सो दैट्स द एग्जैक्टली ऑप्टिक्स वाली बात के उसी के साथ आपके पास $400 million स्पेंड ऑन अ वेडिंग आता है और 6 महीने वेडिंग चलती है, राइट? एंड यूर जस्ट लाइक यार ये क्या चल रहा है. एंड सो जब पाकिस्तान की बात हो रही होती है उसके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव आउटलुक आ रहा होता है, तो एक है वो नंबर्स की बैंकर्स और अकाउंटेंट्स की दुनिया, और एक है प्रोडक्टिविटी की दुनिया, राइट? सो जब आप पाकिस्तान को देखते हैं, डू यू थिंक कि क्योंकि जब आपकी जो आपका थीसिस अगर मैं उसको भी सुनता हूँ तो यू नो मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह गए हैं, हम डिजिटल में AI की दुनिया में. सो इफेक्टिवली हम ये कह रहे हैं कि यार टॉप ऑफ द फूड चेन के अंदर जो एजुकेटेड जो ऑलरेडी रेस में आगे निकल गया है उसका बहुत ज़्यादा गुड सीन होने वाला है, और जो दरमियान में रह गया ना वो अब लूज़ करेगा, सिमिलर टू इंडिया. इज़ देयर नो ऑप्शन फॉर अस टू बी अ बिट मोर एक्विटेबल एंड ग्रो ओवरऑल? देखिए वो आप सिस्टम्स की और उसमें कुछ कल्चरल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं. मुझे याद है एक दफ़ा मैं ये MTV और टाइम आउट वालों से बात कर रहा था फॉर पाकिस्तान लाइसेंसिंग. तो उनका बंदा जब पाकिस्तान आया, ही डन द लाइसेंस फॉर MTV इंडिया एंड टाइम आउट मुंबई एंड टाइम आउट इंडिया. तो ही बेसिकली गोज़ टू मी कि यार ये पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा इट्स अ मच मोर इवॉल्व्ड प्लेस, एंड यहाँ पे आई डोंट सी द पॉवर्टी एट द सेम लेवल एज इन इंडिया. सो आई सेड कि व्हाट्स द रीज़न? He said कि I think यहाँ पे people have a different faith system where they believe कि they believe in something alternative, but everybody is willing to help, hand out आपकी ये help लोग करते हैं दूसरों की. Right. India में because the reincarnation system, many times this was his statement, not mine. Right. कि basically people sometimes don't feel like you have to help people, right, because this might be the punishment for a previous life. Right. I don't think that's across the board in India, but एक वो culture nuance आता है. China में again वो communist system है, तो वहाँ पे पूरी revolution हुई थी. So उसके बाद equitable society generally is much more communal. China is no longer, I mean वहाँ पे प्रिंस थिंग्स हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज़ है, बस इन्फॉर्मेशन नहीं आती बाहर. इंडियंस हम देसी सारे जो देसी हैं हम हर चीज़ ग्रैंड करते हैं. तो जब शादी हो रही है तो सबको दिखाना है उन्होंने. तो चाइना के सिस्टम में तो चीज़ें क्लोज्ड हैं, एक्सटर्नली नहीं आती. हाँ. But मेरा
एसेंशियली पॉइंट मेरा ये ना वेरिएशन होगी, चाइना में बहुत सारे बिलियनर्स भी हैं वो है, लेकिन बट इट इज मोर इक्विटेबल, आई मीन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है। हाँ, जो मिडिल क्लास उन्होंने क्रिएट की है दैट इज़ मच लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वो ओवरऑल ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, राइट। अमीर आदमी अमीर हुआ है, आई एग्री। तो मुझे सिर्फ जो कंसर्न होता है ना वो मुझे ये होता है कि जो मैं पाकिस्तान में पिछले 2 साल बनाया वो कवरिंग स्टार्टअप्स, और मुझे शार्क टैंक की अच्छी बात है कि ये भी लगी कि उसने वो हाई ग्रोथ वाला स्टार्टअप वाला एलिमेंट साइड पे किया, और उसने एक्चुअली कोर I mean, I saw completely different deal flow. मैं रेगुलर देख रहा होता हूँ, तो that's why I was surprised pleasantly. बट जो स्टार्टअप वाला जो फ्लो पाकिस्तान में मैंने देखा उसमें वो ये था कि इट वाज प्योरली बेसिंग देयर असम्पशन ऑन द फैक्ट दैट एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास क्रिएट होगी, उसको हम मोनेटाइज करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन इतनी स्वेल अप हो जाएगी, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा इन एनी वे। आप जितना भी आप उनको यूजर्स काउंट कर लेना, देखिए इकोनॉमी आपकी बहुत बड़ी है, वी हैव $1 trillion इकोनॉमी, 1/3 डॉक्यूमेंटेड है। वो आप यार जस्ट गो टू द रेस्टोरेंट्स, तो भाई फिर गई थी जहांगीर बाल्टी से लेके हर रेस्टोरेंट जो है पैक्ड था, मुझे तो कोई खाली नहीं मिला कभी, राइट। और आप कहीं पे भी चल रहे हैं तो आई मीन आपके टैक्स पेयर्स देख लें यार, कितने 7 मिलियन रजिस्टर्ड हैं, 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, और 1.5 एक्चुअली नील फाइल करते हैं, और 1.5 मिलियन एक्चुअली कुछ पे करते हैं, तो आउट ऑफ 250 मिलियन पीपल। तो क्लियरली यहाँ पे पैसा काफ़ी है। आई डोंट थिंक उस लेवल की गुर्बत है। अगर आप ऑब्वियसली उसको फाइनेंशलाइज वर्ल्ड में करेंगे, जो सिस्टम जो मैं कह रहा हूँ जो 1972 से 2020 में था, आई डोंट एग्री विद दैट मेजर। आई मीन आई डोंट सी कोलगेट और मैकडोनल्ड्स कंप्लेनिंग कि ये बंदा ब्लैक इकोनॉमी से आया और मैं इस रेवेन्यू को नहीं काउंट करूँगा। आई मीन यू कांट। तो जस्ट बिकॉज इट डजंट टच द बैंकिंग सिस्टम, वो एक हमने मेजर्स बना लिए। दुनिया आई मीन इज़ नॉट द लास्ट 50 ईयर्स की दुनिया या 55 ईयर्स की, आप 1000 साल जाके देख लें, डिफरेंट मेजरिंग मैकेनिज्म्स होती हैं। सो बट एज अ पोटेंशियल मुझे तो पाकिस्तान की अपसाइड इससे नज़र आती है, बिकॉज मैंने यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड यू, राइट। 2006 चाइना, 2016 इंडिया, क्या उन्होंने किया, जैसी टेक्नोलॉजी इतनी का फुटप्रिंट आ गया, एज इन यूसेज, कंज्यूमर, हर चीज़ डिजिटल फुटप्रिंट। एवरी वन नाउ इन पाकिस्तान एटलीस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन एक डिजिटल फुटप्रिंट लीव कर रही है। वो क्या है, वो डॉक्यूमेंटेशन ही है ना, यानी कि डेटा इज़ अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो अब आपकी इतनी ज़्यादा जब एक लेवल पे आपकी स्मार्टफोन अडॉप्शन हो जाएगी और डिजिटल पेमेंट सेटअप हो जाएंगी, तो जैसे ही ये कैश को सिस्टम से पुल करेंगे, तो वो तो इंडिया जो है वो उठ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गया, राइट। तो वो व्हाट इज़ द डेवलप्ड मार्केट पार्टनरिंग विद देम फॉर। हम वो लिविंग एट अ टाइम जहाँ पे हमें सिखाया ही गया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ अ ड्रैग ऑन द इकोनॉमी, राइट। बट लेट्स गो ऑन द डिजिटल फ्रेमवर्क। अब आप उसको कन्वर्ट कर दें 250 मिलियन यूज़र्स में, राइट। India is 1.5 billion users. So it actually has turned into an asset when you move things from a digital realm. And economic activity, at the end of the economic activity is nothing more than kinetic energy and movement of people, right? हरकत में बरकत है, right. वो उसी से आती है ना। आप मूवमेंट करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो उसके बेसिस पे अगर आप डेवलप मार्केट्स को देखें तो उनकी रिवर्स प्रॉब्लम है, वहाँ पे डेमोग्राफिक जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है पॉपुलेशन का। एंड सो देयर इज़ एन एसेट हेयर, एंड अ लॉट ऑफ द अंडरलाइंग इकोनॉमीज अनडॉक्यूमेंटेड, वो पूरे डिजिटल फ्रेमवर्क में आके डॉक्यूमेंट होगी ग्रेजुअली। एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली बीइंग डन विद अ पुश फ्रॉम द डेवलप्ड मार्केट्स बिकॉज दे बेट ऑन द ग्लोबल मार्केट्स। तो अगर आप रेगुलेशन को देख लें, OECD कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, FATF, एंड इवन इफ यू लुक एट लॉट ऑफ द पुश टू डिजिटाइज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, उन्हीं से पुश आ रही है ना सारी। तो वो इसलिए आ रही है बिकॉज जब हम डॉक्यूमेंट होंगे तो सडनली दुनिया की GDP ग्रो होगी। तो अगर हम 350 बिलियन से लेट्स से ओवर द नेक्स्ट 10 years जैसे जैसे डिजिटाइज हो जाता है हम ट्रिलियन पे पहुंच जाते हैं, विच इज़ वेरी प्लॉजिबल। तो दैट एड्स टू द ग्लोबल GDP ग्रोथ, नॉट जस्ट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी के जो मैं यूनिट्स बना रहा हूँ। देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग वाला गेम है ना, to try to come up with a strategy from that world. I'm not saying it completely, there's a hybrid world, but it's like saying कि जी वो जो टेलीफोन की लैंडलाइन थी, तो उस वक्त जो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं टेलीफोन के सेट्स बनाऊँ, वो वाले रोटरी फ़ोन वाले, मैं उसको अब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जब मार्केट ही चेंज हो गई है। तो द मार्केट नाउ इज़ अ टेक्नोलॉजी मार्केट एंड यू हैव टू हार्नेस योर यंगर पॉपुलेशन, जिसमें एजुकेशन की फ्रेंकली कोई इम्प्लीकेशन मुझे नहीं नज़र आती, बिकॉज IQ जो है इट्स नॉट कोरिलेटेड टू गो बाय द एजुकेशन सिस्टम जो हमने इंडस्ट्रियल एज के लिए बनाया था, जहाँ पे फ्रेंकली मुझे तो लगता है कि लोगों को ब्रेक डाउन करने के लिए बैठाया गया था। इट्स नॉट नॉर्मल कि आप बच्चे को 8 बजे से 3 बजे तक बैठा के क्लासरूम में यूज टू करवा रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज करवा के। इन
innovation does not require that necessarily, right? And in fact, some of the people that were B grade students or C grade students in school turn out to be the better entrepreneurs because they're actually more creative and able to think outside the box. Outside the box is that classroom box, right, in my opinion. So अब वो education मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता irrelevant होती जा रही है. मुझे आप बता दें कि मैंने calculus पढ़ी थी college में. I don't think I've ever used that calculus. मैंने भाई उसमें time इतना क्यों ज़ाया किया था, right? So there's certain things we should question कि why we're doing certain things. And I don't think most of this education framework is applicable because let's unpack this, right? And eventually these things will come to Pakistan as well. I mean, if you look at Huawei's factory, most of it's automated. उधर एक दो बंदे खड़े हुए QA देख रहे हैं computers पे, but it's robotic arms that are doing it, right? As artificial intelligence gets more and more powerful, to put it in context, beginning of 2024 में, the highest IQ, the IQ of the OpenAI was roughly around, जो इनका ChatGPT agent है, roughly around 155. Under Moore's law जो हर 18 महीने में डबल होती है, ये by the end of 2025 ये पहुंच जाएगी 310 पे. Einstein and people at his caliber, some of the smartest people, उनकी IQ थी 160. तो already ये उससे डबल हो जाएगी. उससे 18 महीने के बाद उससे डबल हो जाएगी. उसके 18 महीने by 2030 you're looking at above 1,000 IQ, and I think it might even go faster जितनी GPUs और जिस speed से लोग pump कर रहे हैं to create that brain in competing platforms जो आपके LLMs बन रहे हैं नीचे, और Llama और Gemini Google का जो है, Llama उसका Facebook का, OpenAI is basically a combination of Microsoft and now Apple की integration हो रही है वहाँ पे. तो ये एक convergence यहाँ पे आ रही है, and China अपने कर रहा है, वो more secretive उसमें हो रहा है. तो in my opinion, any logic-based jobs, let's take, I'm graduating from college and I want to go work in an accounting firm. Good luck, because I don't think some of the AI softwares coming are going to get rid of this 1980s level accounting softwares and methods, right? Because you can do it in real time. And so let's say lawyers ko le le. You'll have enough, you don't need that many lawyers. You might have the good top lawyers like Heather Mota or like आपके जो Ordingham and these, you need those law firms and those key lawyers, but a lot of the paralegals and junior lawyers may not exist because the efficiency is there. So essentially knowledge base is ज़्यादा experiential and network effect ज़्यादा important होगा, बजाय इसके कि एक random बच्चा नया enter हुआ है, उसकी knowledge बहुत अच्छी है, but knowledge तो ChatGPT भी दे रहा है. So हमें अब देखना है कि इसको हम किस तरह harness करें. And I'm not the one that is always looking to the government, because जो प्राइवेट सेक्टर होता है वही हमेशा थ्राइव करता है. आई बिलीव इन स्मॉल गवर्नमेंट. जितनी हम गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस करेंगे, खर्चा भी कम होगा हमारा. ऑन टॉप ऑफ दैट, लेट द मार्केट बी. आप सिर्फ सिंपली रेगुलेट करें अप टू मिनिमल लेवल, और बाकी पॉलिसीज को आसान कर दें. लुक एट व्हाट द यूएई इज डन, लुक एट व्हाट सऊदी इज डूइंग, राइट? एंड आई मीन आप उनसे लेसन लेके आप अप्लाई कर दें यहाँ पे. तो आई थिंक ये एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रही है. लेट पीपल इनोवेट, लेट पीपल लर्न. डेटा को आप बल्कि मुफ्त का कर दें रादर उस पर टैक्स लगाना. अगर आपने करना है तो मेक फैसिलिटीज़ अवेलेबल वेयर पीपल हैव एक्सेस टू डेटा via smartphones or through computers. I would in fact encourage tablets and let them learn and innovate on their own, because once you start getting these additional agents online, जिसमें आपका communication becomes, there's no barrier, right? If I have a high IQ and let's say I'm living somewhere in a remote part of Pakistan, I've never had any formal schooling, मुझे अपनी native regional ज़बान बोलनी आती है, लेकिन मैंने सीख लिया how to use one of these agents, because you have text to speech or voice to text, right? And now voice to voice as in translation. That changes the paradigm. Humanity has never experienced something of this level. So somebody sitting in some rural part of Pakistan can collaborate with someone sitting in some rural part of Latin America and easily communicate and find that both of them are facing similar problems and how they can find a solution. And so these are things we're not thinking of. हम again game उस पैराडाइम का खेल रहे हैं जो पैराडाइम इंडस्ट्रियल एज तो ख़त्म हो गई है. अब हम पहुंच गए हैं इन द एक्सपोनेंशियल अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फेज, एंड आई थिंक उसमें हम नेचुरली एबिलिटीज़ लोगों के सामने आएंगी. मेक सेंस. इसको अगर मैं थोड़ा सा ना कह लें एंगल बदलता हूँ, राइट? जब हम पाकिस्तान को देखते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ ए लोकल इकोनॉमी और रेस्टोरेंट्स भरे में ज़बरदस्त. क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट का अनाज और सारा कुछ लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से खाना लग रहा है और वो चल रहा है.
फिर एक आपकी एक ग्लोबल इकोनॉमी है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आपने पार्टिसिपेट इस वजह से करना है बिकॉज आपकी गाड़ियाँ सारी बाहर से आती हैं, आपके लैपटॉप्स बाहर से आते हैं, आपको सारा कुछ उस तरह से आता है। और वहाँ पर आके अनफॉर्चुनेटली हमारे चोक पॉइंट्स क्रिएट होते हैं जिसमें हम कॉन्स्टेंटली इस पर होते रहते हैं कि यार वी डोंट गेट द लेटेस्ट कार्स और वी डोंट गेट द चीपर कार्स, राइट, जो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से चीप हो एंड एक्सेसिबल हो। और वजह उसकी ये है कि भाई अगर हमारे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर है पर एनम तो एक वाई अमाउंट ऑफ कार्स ही होंगी पर एनम, राइट। सो ये हमें लगाया हुआ है कि इतनी प्राइस और इतनी प्राइस, बट एक्चुअली अ सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल विल गेट कार्स एवरी ईयर, दैट्स इट, देयर इज अ कोटा, राइट। एंड उसका जो बॉटल नेक है, इट इज़ दी, आप डॉलर कह लें उसको, आप कल को बिटकॉइन कह लें, बट द फैक्ट इज यू आर नॉट, इट्स बैड गवर्नेंस एक्चुअली, इट्स नॉट नथिंग मोर देन दैट, बट यू नॉट creating productivity or like for a global economy, right? आप जाके कुछ, मैं गवर्नेंस इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि क्यों आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपने सब्सिडी दी हुई थी, तो वो जो सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी थी वो उसके उनके घरों पे भी आ रही थी, 10 जगहों पे आ रही थी, राइट। जब उनको 3% पे लोन दिया जाता था तो उसके घर और गाड़ियाँ, दैट्स व्हाट द प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड कार प्राइसेस स्काई रॉकेटेड, राइट। मैं एक इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर रहा, आई मीन हर इंडस्ट्री में आप देख लें तो एक्चुअली इज़ जस्ट सब्सिडाइज। तो मैं इसको बैड गवर्नेंस इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक तो होता है इवॉल्व हो के इतने लेवल पे आ जाएँ जहाँ पे बेसिकली इन्फ्लुएंस जो है वो उस वक्त फिर मैटर नहीं करती बिकॉज यू आर कंपेरेटिव इंटरनेशनली एंड यू हैव अ लीड। हमने शुरू से ही अपने आप को इस तरह सेट किया था कि हर बंदा रेंट सीकिंग करके बाहर जाके फ्लैट्स बना रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ कि दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट्स फॉर द गवर्नमेंट टू फिगर आउट। एंड द आई ऑपरेट रादर देन complaining, I look for opportunity. Even in bad times, there's opportunity. I don't have a love loss if somebody is not doing their job. मेरा काम नहीं, I'm not an activist. I can't come and fix it. मेरा काम है कि I identify the talent in Pakistan. And my objective is कि अगर मैं यहाँ से let's say between 3-4 funds, मैं इधर से 4-5 यूनिकॉर्न्स निकाल दूँ और 4-5 ऐसे फाउंडर्स निकाल दूँ जो $200-300 million की अपनी कंपनीज बेच दें, तो they will then have and hopefully they have the ones I'm backing have high ethics and they've done the business right from the start in the correct manner. So then I think I can create 5-6 Elon Musks and Jeff Bezos that actually have sway on the government to change the policy. Do you think the lack of dollars is a government problem? It's a government problem. Or do you think it's a system? Because the reason why मैं government और system में differentiate करूँगा क्योंकि government जो आप कहते हैं ना तो उससे ये बिलीफ होता है कि यार गवर्नमेंट इज अ सबसेट ऑफ द सिस्टम। हाँ, सो एक्टर्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट सेट कर देगी सब। नहीं, so I don't really care who's in power. I mean, I don't care even in the US, right? If you want to watch the circus of Kamala or Trump, that's your choice, right? And ultimately the central banks and the money is where the power is, and it's always the people that are in the system long term, right? These are just I call faces जहाँ पे sentiment suck हो जाता है, channel people's anger. क्योंकि government policy can sway things, but it can't change things. Systems can be changed to create a long-term different outcome. Exactly. Do you think कि और systems अच्छा काफी दफा लोग by the way technology is a change of systems. So Absolutely. AI, so that's what I'm saying कि ये opportunity हमें इसलिए मिल रही है unprecedented कि आपकी undocumented economy जो सारी बातें कर रहे हैं, when there's no cash, which is आप इंडिया को देख लें, it's almost there, right? China is pretty much cashless. How do you hide anything? मुझे आप walk through कर देना कि मैं bribe किस तरह दूँ किसी को, ठीक है मैं उसको फिर वो expensive वो lamps लेके दे रहा हूँगा. I guess people aren't realizing कि the profound changes that are coming. The reason why मैं अगर context थोड़ा सा दे दूँ ना, the reason why I talked about systems was that when people are looking at individual actors ना, तो it's very easy to get depressed or demotivated because you individuals को आप स्टडी कर सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके नैरेटिव को स्टडी कर सकते हैं और आप कहते हैं कि यार जो मैं चाहता हूँ वो तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, राइट? अपने वो फ्रेमवर्क में जिसमें वो रहते हैं जाहिर है वो उसकी खेल रहा है। बट अगर आप दुनिया में देखें तो इट वाजंट एक्टर्स दैट चेंज्ड और इवॉल्व्ड सिस्टम्स। काफ़ी दफ़ा आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सिस्टम्स ने अपना रास्ता ढूंढा एफिशिएंसी की खातिर, ऑटो करेक्शन की, राइट? और उसमें फिर एक्टर्स जो हैं वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं कि अच्छा यार अब ये नई रियलिटी है तो हम ये कर लेते हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि वी आर नाउ बिकॉज देयर इज़ अ ग्लोबल सिस्टेमिक चेंज, वी आर नाउ एट अ पॉइंट वेयर देयर इज़ अ सर्टेन इनएविटेबिलिटी इन पाकिस्तान जिसपे सब एडजस्ट हो जाएंगे, वही पुराने लोग जो पुरानी बात करते थे। अगेन आई गो बैक टू व्हाट यू आर सेइंग, देखें वो इट्स द रेजोनेंस ऑफ बेसिकली योर व्हाट यू felt growing up and you're trying to emulate that same world back, right? But जो आप experience कर रहे हैं, your parents didn't go through it, right? Most likely depending on your age, your grandparents didn't go through it,
Your great grandparents went through it because we're living in a very similar time, close to 1939. वहाँ पे जो आपकी decision making है, it cannot be the same. So for example, my father's 82. He grew up in a time when the rupee was pretty stable against the dollar relatively, right? तो उनको, I mean, you know, maybe 60s or 50s, 70s में थोड़ी inflation आई थी, but I mean, उनकी they are a relatively stable time. अब अगर मैं उन्हीं उनकी playbook से अपनी ज़िंदगी को जाके करूँ कि बस मैं plot लेके बैठ जाऊँ और मैं, you know, I work and I get a pension, there's no chance of me surviving, right? So as a nation, as individuals, you have to play the hand that you're dealt. Right. We are living at the tail end of a long-term cycle. It's almost like the transition of the British Empire to the American Empire. उससे पहले क्या होता था? Before 1945 or 47 for Pakistan, आपके क्या थे? Princely states थे, large land holdings थी या monarchies थी, तो वो सारी amalgamate होके nation states में बन गई ना. तो अब मेरे अपने ख्याल से एक nation state की disruption है ये, जो हो रही है since the start of technology, and gradually जो underlying systems है, जो एक पुराने systems हैं, ये अक्सर आप अपनी ordinances पढ़ने थे ब्रिटिश के ज़माने से, तो pre-partition, तो there's a new system coming. वो systems बन रहे हैं पाकिस्तान, because I'm privy to certain things at the regulator. People are underestimating कि how prepared we are for that system. Digital payment adoption is one of the fastest in the world. आपकी जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी की लेयर है वो काफ़ी तेज़ है. वो आई मीन इंटरनेट ऑफ हो गया, ये हो गया, दीज थिंग्स आर शॉर्ट टर्म. आई मीन इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म 10-year आउटलुक, it's things are going to change and there's a huge opportunity. So again, I'll go back to entrepreneurship. Yes, अगर आपने जॉब जाके ढूंढनी है तो by nature you're a little complacent because nobody ever got rich doing a job unless you're corrupt. Right? So if you're an honest normal person, आप, I mean, ये पुराना असूल है यार, आप basically money printing is so fast, dollars debasing 10 साल, debasing as in devaluing at a rate of 10% a year. Right. और हम अपने आप को उनसे measure कर रहे हैं. तो I mean, people have to change their brainwave, right, and understand what cataclysmic times you're living in. I think each cycle, ये जो 3.5 years का cycle है, you'll see more and more people disappear that don't rectify, and more than likely it will not be the people at the bottom of the layer, because वो तो बेचारा already feel कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो struggle, they have to figure out how to survive. It'll actually be the people that are more complacent. तो वो typically it was in the last cycle, it was the Nawabs and a lot of people जो Gen 4, Gen 5 में बैठे हुए थे, relax कर रहे थे, और suddenly पूरा system change हो गया उनका. Makes sense. थोड़ा सा मुझे ये बताएं, you study cycles and investments. मैं सिर्फ दुबई में बैठा हूँ, आप भी आते जाते रहते हैं. दुबई के अंदर और यहाँ पर ना लोग आजकल बड़े कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज एक फंडामेंटल्स सीम कम्प्लीटली कुक्ड, राइट. एक बेसिक सेंस होती है ना कि दुनिया के अंदर के यार मैं ये मेहनत करूँगा, उसका मुझे इतना पैसा मिलेगा, उससे ये चीज़ होगी, उससे ये चीज़ होगी. वो, और ये सिर्फ दुबई का नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है कि यार आप ना घर खरीद पा रहे ना वो कर पा रहे हैं. तो दुबई में भी मैं ये देखता हूँ कि यार जिधर मैं रह रहा हूँ ना, मैं कोई बहुत मेन एरिया में नहीं रह रहा, मैं थोड़ा दूर रह रहा हूँ. मैं उससे थोड़ा दूर जाके मेरे बच्चे का स्कूल वहाँ पर हम सोच रहे थे भेजने का, तो वहाँ पे देखा जी एक विला मिल रहा था 3 कमरों का, और वो जो है जी जिस तरह यहाँ पे आपके 5-8 मरले के छोटे से घर होते हैं. बिल्कुल. तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा सस्ता होगा. अच्छा, मैंने ऑनलाइन जाके उसकी प्राइस निकाली तो कोई तकरीबन 5-5.5 लाख दिरहम पर एनम रेंट. दैट बेसिकली मीन्स कि यार वो 50,000 दिरहम जो है वो दे रहा है रेंट जो वहाँ पे रह रहा है. डजंट मेक एनी सेंस टू मी. आप दुबई की तनख्वाहें निकालते हैं तो आपको जो अच्छा बैंकर है वो 80-90 हज़ार दिरहम ले रहा है, तो वो 50-60 हज़ार तो नहीं लगा रहा. एंड सो देर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द रियल इकोनॉमी and this sort of pumped up asset prices. Yeah, because you've got so many expats coming in, moving their assets there. हाँ, so my question is, and then फिर आप पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही फ्लैट हुई भी है और वहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा. क्वेश्चन मेरा इफेक्टिवली ये है कि डू यू थिंक इस वक्त जो आपकी जो प्राइसेस सारी सारी पंप हुई हुई हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चाहे वो सारा का सारा है, वो इस वजह से है बिकॉज पंप किया गया है, अमीर आदमी ने पंप किया हुआ है, या डेट बहुत ज़्यादा निकाला हुआ है और डेट निकाल करके आपने डाल दिया. लेकिन रियल वर्ल्ड में, बिकॉज मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर आपने डेट के ऊपर जाके प्राइस पंप करते गए हैं तो प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन उस डेट को आपने सर्विस भी करना है ना. एग्जैक्टली. तो अगर आप प्रोडक्टिविटी में उसको मैच नहीं कर रहे तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं मिसमैच आएगा, एंड देन द थिंग इज गोइंग टू अनरेवल. इसी मैं इसीलिए बार बार जाता हूँ 1971 पे, बिकॉज जब पूरी असम्पशन ही रॉन्ग हो तो देन देखिए, दिस वाज नेवर टॉट इन कॉलेज. I studied finance, I studied economics. Everything starts at
मुझे तो पता ही नहीं था गोल्ड भी होता था सिस्टम में, बिकॉज इट्स बीन वेरी कन्वीनियंटली ओमिटेड फ्रॉम द सिस्टम, राइट. तो मुझे 2008 का जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, एंड आई वाज इन द US, न्यूयॉर्क एट द टाइम, तो आई वाज लाइक यार ये डेमागॉड्स मेरे दिमाग में जो बने हुए हैं, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, ये हाउ डिड ऑल ऑफ दीज गाइज कम डाउन टू लाइक ऑलमोस्ट $1 इन स्टॉक प्राइस एंड ऑलमोस्ट कोलैप्स, जो बेल आउट हुआ था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, which was the monetary system effectively. So when you go back and start researching, and then you realize कि oh, wait a minute, हमारा तो monetary system debt backed है, which de facto the whole world is debt backed, right? तो अब debt backed जो है वो your 10-year treasury is basically has replaced, which is a bond, a debt instrument, has replaced gold. तो उसमें in order for the system to sustain, it has to be perpetually expanding debt. And so when you expand debt, by default you're printing money. So it's tough to explain, but that system has ended in 2021, and now in order to, if you want to actually survive and actually thrive, you have to basically change and let go of the thought process and and understand the thought process now. So you're in the hyper debasement stage, which is the final stage of this currency devaluation, जो शुरू हो गई थी let's say 1971 में, right? तो let's unpack Pakistan. 71 में हमारा जो रुपी था वो था $4 का to the dollar, right? और डॉलर से वो let's say डीलिंग हुआ, क्या हुआ उस वक्त? Major, you know, whenever you have a currency reset, and that was a very minor reset, it was with less boards, it was more of a orderly settlement. वहाँ पे इमीडिएटली आपका बांग्लादेश चला गया, तो आपकी करेंसी ओवरनाइट 9 पे आ गई. अब फिर आप वहाँ से ट्रैक करें तो आपकी करेंसी अब क्या है, 275 पे पड़ी हुई है. तो डॉलर्स ऑल्सो डिबेसिंग ना. तो उस वक्त आप गोल्ड को उठाए, मैं 2000 आपको ईयर 2000 का गोल्ड बताता हूँ, $200 पर आउंस था गोल्ड, आज वो पड़ा हुआ है $2500 पे. तो इसका मतलब डॉलर उसके अगेंस्ट वैल्यू हो रहा है. सिमिलरली बिटकॉइन, विच इज़ डिजिटल गोल्ड, जो मेरे ख्याल से द वेस्टर्न अलायंस इज प्रॉब्ली बिहाइंड इट टू सक द सेंटिमेंट ऑफ गोल्ड, was released right after the global financial crisis in 2009 through an algorithm, supposedly Satoshi Nakamoto or maybe John Nash, I don't know. Right. But basically उसको आप देख लें तो वो today वो सब था $1 penny का. Today, last time I was here, it was like, I think I was saying it's like it was 56, I think 30-40 का पड़ा हुआ था. इस वक्त $1 lakh का पड़ा हुआ है. तो that means कि $100,000 to buy one Bitcoin. So let's do the math. हम रो रहे हैं कि जी हम रुपी डॉलर के खिलाफ डिवैल्यू हो गया, राइट? तो 275 rupees buys you $1, right? But $100,000 buys you one Bitcoin, or $2,500 buys you an ounce of gold. So there's a debasement happening here. And if to me, अगर एक चीज़ 200 से 2,500 पे पहुंची हुई है, let's just take gold. So just do the math of the debasement that's taken place. And now we're in the final stage, so it's going to go, अब यहाँ से जो speed से double होगा हर चीज़, तो you cannot survive unless you hedge against this debasement. And obviously nobody's going to tell you that, because information symmetric नहीं होती. जिनको समझ आ जाती है वो पहले मूव कर जाते हैं. Usually it's the more educated and affluent lot, because they're already handling money to some extent. And so वो trickle down होके आती है, तो वो अपने आप को hedge कर लेते हैं. And then the last person that realizes this ends up basically being the biggest loser, right? And so my part of the reason जो मैं ये podcast कर रहा हूँ, कि I don't want to talk about things that everybody else is talking about, because frankly those things don't even apply anymore, most of those, right? If you look to the future and what the opportunities that exist, one is you have to understand how to defend yourself. If you don't just get up and do a job because aapki, you know, that's what your parents are doing. Figure out, okay, if I'm doing a job, am I saving enough? Am I hedging myself enough? Because this is a very, very different time we're living in. And debasement should be your primary concern. And if you're in a job where it's not paying you enough in terms of debasement, then you have to very quickly change your trajectory and figure out something. And everybody has a talent. I mean, I don't think in the history of the world इतना ज़्यादा आपको potential लोगों को मिली हुई है कि आप यार इस फ़ोन को पकड़ें. Within a span of a month, you can, if you have the dedication, you can master any subject. You want to become a sushi chef? Just watch enough videos, go buy a couple of fish, attempt it a few times, take a class, go down that. मैं आपको वैसे ही hypothetical कर रहा हूँ. You can learn pretty much anything in this day of age. People are applying, not using the power of this technology. In fact, abusing it. social media पे TikTok को देख रहे हैं reels, जिसमें I'm guilty of that too, by the way. मैं भी कम से कम दिन में आधा घंटा तो ज़ाया करता हूँ reels पे. But meaning के that's primarily what's happening, right? Yeah. So these are not normal times. That's why I don't like talking about, you know, I mean, I feel most economists are using a system, which I know why they have to, because there's a parallel system.
So I'm not talking about the people that are running the show. They have to obviously create a semblance of structure for us, right? Right. वरना तो बिल्कुल ही chaos होता है यहाँ पे. But this is for the younger generation. As you're coming out and figuring out what to do, I mean, I would not advise you, I mean, your cusp generation है, उनके पास ये भी opportunity है कि ठीक है मैं can I be a doctor, engineer, which I don't think they'll have jobs in 6 to 7 years. So they're the ones that are the ones more in trouble. The short term is AI disruption, currency, ये सारी interlinked है. Because पिछली cycle मैंने आपको बताया था dollar rise कर रहा था. I mean, when dollar became, तो उस वक्त mechanization was the technology disruption, right? तो इस बार ये जो AI की जो फाइनल लेयर आ रही है along with blockchain and digital payments combined, that's just nothing more than locking data, and AI will use it from the blockchain to thrive. So उसमें you have to figure out कि मैं इसको leverage करके किस तरीके से आगे निकल जाऊँ. तो इसके 3 pieces हैं. एक ये है कि जो cusp generation है जो सिस्टम में at a different age है, like for example like my kids or your kids, they're Gen Alpha. ये डिजिटल नेटिव्स हैं, दे विल बी इनोवेटिंग इन दिस वर्ल्ड. लेकिन मेरे जैसे लोग हैं या आपके जैसे लोग हैं जो इवन दोज किड्स दैट आर इन कॉलेज राइट नाउ, इनके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ टफ टाइम अहेड. यू हैव टू रीटूल, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अहेड फॉर यू एंड यू हैव टू फिगर आउट योर स्किल सेट वेरी क्विकली. चलें इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी लोगों का सवाल आता है. एक तो वो बंदा है ना जिसको इस वक्त समझ ही नहीं आ रही, और वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे वो बस गवर्नमेंट को देख रहा है और कह रहा है कि ये पॉलिसी है, वो कोई कह रहा है कोई मैजिक हो जाए जिससे हम बच जाएंगे. उसको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है. सो देयर इज गोइंग टू बी एन अनरावलिंग, दैट अनरावलिंग ऑलवेज कॉजेज इंस्टेबिलिटी एंड sort of chaos. Instability creates opportunity as well. Yeah. So let's look at the glass half so let's look at the opportunity, right? And so a lot of people who actually are able to see it and understand it, उनका सवाल होती है. मेरी वीडियोस के नीचे ना बारहा ये आता है कि मुज़म्मिल भाई AI की दुनिया में ये कहना बड़ा आसान है कि get yourself acquainted with AI, but there is a very small like a very very small subset of people who will actually be working at the top of the food chain building the AI products that a lot of people will be using. वो बड़े थोड़े से लोग हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बना रहे होंगे. फॉर अ वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, पाकिस्तान में 4 से 5 मिलियन बंदा वर्कफोर्स पे आ रहा है हर साल. वो बंदा अपने आप को किस तरह एम्प्लॉय कर रहा है? वो क्या फार्म्स में जाके काम कर रहा है? वो क्या जो है वो और इसमें मैं आई डू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, आपने कहा कि यार अपॉर्चुनिटी अपनी बनाने वाली बात है ना, कि मसलन अब पिछले दिनों मेरे पास मेरा माली आया, मैं बार बार उसकी मिसाल देता हूँ बट वो बड़ी बड़ी अच्छी एग्जांपल है. वो मेरे पास आया, उसने आके मुझे कहा कि यार बेटा अभी मैं मैट्रिक से ग्रेजुएट किया है, तो उसको जो है ना कोई अमेज़ॉन पे काम लगा देना, और मैंने सुना है कि इसके ऊपर डॉलर बनता है. तो पहले तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, मैंने कहा यार बिल्कुल लोअर मिडिल इनकम इज़ नाउ लुकिंग एट डॉलराइजेशन. बट वो मैट्रिक से वो ग्रेजुएट ये हुआ था कि वो फेल हो गया था और उससे अंग्रेज़ी का कोई सीन ही नहीं था. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आपके गली मोहल्ले में अगर लोग अमेज़ॉन पे कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी यू वुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अमेज़ॉन. और वो वैसी मार्केट पंप हो चुकी हुई है. तो उसने कहा कि फिर मैं और क्या करूँ? मैंने कहा वो आपके साथ मालिया काम करता है? कहते जी बिल्कुल करता है. तो मैंने कहा कि यार वाई डोंट यू, आप इसको बोलो कि ये फ़ोन पे लगा रहता है. मैंने कहा फ़ोन पे लगा हुआ है तो सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यू एज गार्डनिंग का करें ना, यहाँ पूरी गली सेट पड़ी हुई है, राइट? मुझ जैसा लाइक माई मदर वुड हैव कॉन्टैक्ट्स, आई डोंट नो हाउ टू गेट अ गार्डनर, राइट? एंड सो मेनी पीपल आर मूविंग. सो माई पॉइंट इज कि ऑनलाइन जाके आप बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं जिसमें आप AI की प्रोडक्टिविटी जंप को यूटिलाइज करके, rather than being an accountant in a company, figure out how you can provide accounting services to 10 companies at a fragment of the price, but आखिर में आप ज़्यादा पैसे बना रहे होंगे. Exactly. But within that context, like how do you see कि आप उस 5 मिलियन को किस तरह काम पे लगाओगे? देखिए, there's nobody's really looking out for anyone, right? There's a false illusion कि government is there looking out for you. It's a system of many people, जिसमें you are just a cog, right, in the middle, right? So when you get rid of that delusion, I call it, not even the delusion, then you realize कि भाई मैंने, as a child, your parents are above you. They're like, Ammi Abu have got my back. Yeah. When you turn into an adult and come in the real world, and then you realize कि यार इस बार कोई problem है, I can't, as your parents' age, I can't run back to them. Yeah. So then you become a true adult. Right? Yeah. So similarly, as unfortunately जो नई generation है, and again I exclude Gen Alpha. Gen Alpha is the kids that are still below the age of like 13 today. Right. And the younger you are, the better off you are, because they're digital natives. उनकी wiring ही different. By the time they're growing up, तो ये stability आ चुकी होगी. Stability भी आ गई है और उनकी wiring ऐसी है कि उनकी neural connectivity is so rapid in the digital realm कि they can see things and invent things for their use. Right. ये जो cusp वाली generation है कि जो इस दुनिया में भी है लेकिन अब वो disrupt हो रहे हैं उनकी regular काम जो है, and especially people that have now entered college or graduating from college, and then people like us, we have to adapt.
देखिए जब ये वॉर्स होती हैं या टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स आती हैं, एंड आई कॉल मैकेनाइजेशन अ टेक्नोलॉजी शिफ्ट, राइट? इवन द व्हील वाज अ टेक्नोलॉजी व्हेन इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड. Right. So they're ruthless. Nobody cares. Millions of people have died in wars, right? So it's not like someone's going to come and save you. So we have to save ourselves as individuals. And again, you can look at the glass half empty, or you can take this gift. It's negative and it's positive. A gift has been given to you कि जो पूरी knowledge repository थी, जो different libraries में पड़ी हुई थी, वो digitize होके आपको online available है. अगर आप reading नहीं कर सकते तो podcasts हैं, right? But we're doing one right now. I actually don't even watch Netflix anymore. I listen to podcasts, Tom Bailu, you name it, on 50 topics. Health, fitness, this, that, you name it, right? I don't think इस level की knowledge आज से पहले किसी के पास थी. तो the quicker, and I think जो आपके audience हैं जो already आके podcast को देख रहे हैं, they're probably in the 0.01%, and these people will likely survive. But the other people that are not realizing the fundamental shift, I think you can't really do anything, right? We're all, I mean, I can't pay your bills, you can't pay my bills. Yeah. So ultimately we have to survive on our own. और वो ही है ना कि there's a lot of people who are now screaming at the government कि government jobs provide गवर्नमेंट में अक्सर लोग खुद जो है बेचारे वो जॉब उनकी ख़त्म हो जाएगी. अगर आप ई गवर्नमेंट को देखते हैं, वो तो जिस तरह PIA जो है, आई मीन एयरलाइन बैठ गई है, बट वो एम्प्लॉइज़ की वजह से कोई खरीद वो उनको ले ऑफ नहीं कर सकते. तो आई मीन वो गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ नो सॉल्यूशंस, राइट? एंड इट्स नॉट, आई मीन दे कांट हैव द सॉल्यूशंस बिकॉज ये कोई मैस आधे घंटे में तो नहीं क्रिएट हुआ ना. दिस इज़ अ like 75+ years of a mess. तो let's leverage technology. जिसके पास access है, ठीक है, जिनके पास आएगा वो एक adoption होती है. I would say कि everyone should just focus specifically on individual self-improvement, which means कि आपने you need to develop a skill set that is not going to be disrupted by AI. तो अब इसकी 2-3 phases हैं. एक short term phase है. उस शॉर्ट टर्म फेज में आपके AI एजेंट्स आएंगे. सो लेट मी आई गेस एक्सप्लेन AI टू सम एक्सटेंट कि व्हाट इट इज़, राइट? सो आप एनालॉजी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह, जिस तरह आपका iOS स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो iOS एंड्रॉयड का जो था वो आया, सॉरी एप्पल का iOS आया और गूगल का एंड्रॉयड आया, जो हम सब अपने फ़ोन में वन और दी अदर यूज़ कर रहे हैं. फिर उसके ऊपर बनी एप्लीकेशंस, राइट? तो नाउ लेट्स जूम बैक टू what's happening today. So the big tech, which is the Magnificent Seven in the US, Meta, your X, जो आपकी इसकी Elon की है, Amazon, everybody's trying to create big tech वहाँ पे, और Chinese अपनी कर रही हैं, right? तो वो क्या कर रहे हैं? They're building large language models, right? LLMs. उसको आप analogy दे दें as operating systems in the smartphone disruption era. वो जो LLMs हैं वो आप उसके लिए आम बंदा नहीं कर सकता बिकॉज उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने होते हैं टू बाय द GPUs and set up basically the brain and then the programmers and the whole shebang, right? So let's leave that to them. And I don't think even countries can compete. You know, if you're looking at the Gulf states, they're backing either Chinese or this one big tech or the other. And they're building data centers because wahan pe they'll need data storage. But they know that the LLM game sets with the big tech. And all big tech is at this point fighting for the existential survival because they understand that jiska LLM and AI attains AGI, right? That artificial general intelligence, that is like splitting the atom in the previous cycle. Like who got the nuclear bomb basically won the race, right? So they're all fixated there. And I mean, for us to be running around to the IMF talking about $1 billion, $2 billion loan, it's actually kind of stupid at this time. जब वो $150 billion खर्च हो रहे हैं एक GPU फार्म पे, तो I mean, think of what's happening, right? And like that's what I'm saying. Let's think outside the box a little bit. Okay, now so let's say उसके ऊपर बनने फिर agents या applications. अब let's say you build a legal tech platform on it that basically does all your motions. जितने भी आपके case laws हैं वो सारे split second में आपके spit out हो गए, right? So you can use ChatGPT and build it on top. And you can accelerate and start disrupting, making money from it, right? You can do the same thing with accounting software. अब दुनिया में हर जगह पे standards अलग होते हैं, laws अलग होते हैं, तो that's how you start disrupting. So एक पूरा ये facet है that you can leverage, and so in the short term there'll be people that make a ton of money, but not everyone's going to have the skill set of developing these agents that end up basically making it just like what the application on it. One was called Uber, another one was called Airbnb. They're all startups. Literally with pitch decks and no money, and then ended up becoming big, right? So some of those people, some of them may sell their companies for $5 million के एक बड़ी big tech ने आके एक और agent
company out of the US that's aggregating accounting software all over the world. उन्होंने आके आपकी पाकिस्तान की accounting software खरीद दी, आपकी पाकिस्तान की law वाली agent खरीद लिया, right? So that's one element. Now let's come to conceptually understanding AI, right? Sorry, ये आपकी conceptual understanding हो गई इसमें, right? अब let's come to people that can't develop apps, right? Regular people. If you're an executive, you better learn how to use different AI tools. I don't care if you're searching Google all night, you're going on I mean, what did I do? I mean, मैं कोई AI का expert तो नहीं था ना. I mean, you have to say this is a new. Suddenly, I mean, I understood AI conceptually, but when ChatGPT was thrown out there, I was like, what just happened here? Yeah. I'm like, अब मेरे timeline में ये 2027-28 में शायद शुरू होता, right? तो 2023 में for it to come, मैं तो हिल गया था, right? I was like, so then for the last 2 years, I had to go and educate myself. So the way I always operate is I can't do it unless I understand the whole structure. So I already understood the tech stack layers until this point because that's why I'm investing. So I had to understand where AI comes in. And so I had to start from these LLMs, who the key companies are, map those out. Then uske baad understand what the agents are. And obviously I'm studying this because my next fund I'm looking to back these type of startups, right? Because you don't back the same thing. Opportunities change. So so similarly you have to go and educate yourself. Ab usme you can find tools. So let's say if you're an executive, there's 10 ways to sort your mail. There's 10 ways to have digital assistants that can actually solve your work problems very quickly, right? I mean, I don't know anyone today that's actually smart who's not using ChatGPT to churn out even a simple response to some complicated email. And you're like tweaking it and it's like almost like you have to learn how to nudge it, right? To get a response close. Sometimes I'm even writing in there, make it sound more like a South Asian response, right? Yeah. And जब मैं उधर teach कर रहा हूँ, the AI is simultaneously learning from me, right? So it's a two-way exchange, and then eventually you're enhancing your productivity. That just means you're going to make more money in the long term. So there's that short-term element of AI that's आप कह लें कि people that leverage AI, regardless of which discipline they're in, including yours, for example, right? There's a massive disruption happening in video content and how quickly you can edit and churn stuff out. So that's one element. People that don't use it, they'll just be left behind. Just like people decided of computers, I think हमने नहीं use करना. Okay, became obsolete eventually, right? So then the next element comes in is that people that actually will be after this phase. That is when AI actually gets smarter than the executive, which again under Moore's law is going to keep on going faster and faster, right? So even just by getting ahead in the short term does not guarantee that you will survive or have a business or job or relevance unless you continue to innovate and learn and see if you can keep, how you can stay ahead of the curve. So jab wo stage aayegi, which I think will start to come in 2030 onwards, that's going to be the really, really disruptive phase. And usme you're going to see a lot of chaos, conflict, strife, because it's a fundamental change to our system. To me personally, this is a transformative point for humanity because for the first time, we're creating an intelligence that is going to be smarter than us, right? And and robotics comes way later. Like it's not something about the overhyping and stuff. I mean, I'm talking about like androids walking around and stuff. But eventually all this kind of ties in to the equation, right? Then human beings become somewhat irrelevant. And so then you're looking at potential outcomes. They've been talking about universal basic income. तो उसमें क्या है, आपको कम्युनिस्ट स्टाइल छोटे डब्बे में बिठा दिया, आप बैठे हैं उसमें मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, you're happy because Netflix चल रही है, आपको बेसिक beyond, maybe it's artificial bad food for you like Beyond Meats का खाना or artificially grown vegetables, but baseline substance, right? So that dystopian world I don't like to think about too much, but I lean on the negative side of AI. It will give more control to a more centralized authority, and there'll be less relevance of a lot of human beings, right? And so you may see like a communist style setup at a global level in each country because there's no other way. Otherwise, there'll be lots of disorder and strife. As you've seen in developed markets even recently, कि जब आपकी economy flux में जाती है, jobs जाती हैं, people don't know how to survive. So then there's more conflict. So that phase in 2030, we have to all plan for. I think there's only 5 to 6 years left for all of us to figure this out, and less for our kids. जो अगर आपने वो वाली बात की ना, the way that I see it, particularly AI, मुझे थोड़ा सा .com bubble वाला भी वो आता है कि थोड़ा सा timeline को इस वक्त
लोग ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए। वो यूफोरिया वाली आप बात कर रहे हैं। हाँ मतलब, और मैं इस तरह से इसको बैक करूँगा कि अगर आप जाके इनकी टेक्निकल वो करें ना, तो काफ़ी लॉट ऑफ पीपल आर नाउ बिगिनिंग टू से कि यार जो अगर इसी टेक स्टैक के साथ हम इसको स्केल करें ना, तो स्केल रीच हो चुका है और उसको आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं तो वो मज़ीद स्मार्ट नहीं हो रहा। AI will need to radically reimagine how it achieves. So LLM में भी AGI नहीं लेकर आएगी, बट इवेंचुअली हम उधर पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। सो सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू जो एक तो वो यूफोरिया है ना, मार्केट्स वाला यूफोरिया है जो कि आपको .com बबल में नज़र आया था, बट इवन जो टेक्नोलॉजिस्ट्स थे, टेक ब्रोस थे, उनका ये था अब दुनिया पूरी बदल जाएगी और अब जो है ना ऐसे वो सब कुछ हो जाएगा कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा एंड यू नो थिंग्स विल चेंज। थिंग्स डिड चेंज, दे जस्ट चेंज्ड ऑन अ मच मोर ऑन अ मच मोर सस्टेनेबल टाइमलाइन, राइट? मुझे जो मेरे लिए जो क्वेश्चन मार्क है ना, Sorry, the symmetry, I guess I agree with you on symmetry. I think it's going to impact developed markets a lot quicker. Then it's going to impact markets like Pakistan, just because we're catching up, because यहाँ पे भी lag है ना. So I mean, when I talk about it, I'm talking from that lens, right? yeah, So you're right in the lag effect. But the urgency to me, but eventuality उसकी है। मैं there I I agree. mean, I don't think this is going to take more than like, I don't think this is a 20-year adoption. Right. I think this is a 6 to 10-year adoption. If you're in the developed world, you probably have 6 years. जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसमें होता है ना, वो ये होता है कि जब हम सिस्टम्स की चेंजेस की बात कर रहे हैं तो हम कोर पे रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? और रिक्वायरमेंट आपकी जो थी ना वो पिछले 50 साल की, जिसकी बात आप फाइनेंशियल सिस्टम कह लें, जिस तरह से भी कह लें, वो रिक्वायरमेंट ये थी कि यार इफ़ आई एम सिटिंग इन द US एंड आई वांट टू कंज्यूम अ लॉट, आई वांट कि मैं चाइना में फैक्ट्रीज बनाऊं जो कि 1/10 ऑफ द प्राइस में वो चीज़ बना देंगी। Sure. और मेरी करेंसी है तो मैं उसको देता रहूँगा, वो समझेगा वो अमीर हो रहा है, लेकिन आखिर में मैं उससे वही पैसा वापस ले लेता हूँ यू नो ट्रेजरीज के प्रॉमिस करके। सो मुझे इन्फिनिट साइकिल के ऊपर एज अ कंज्यूमर आई कैन कंज्यूम अ होल लॉट मोर। अच्छा, वेयर नाउ एंटरिंग अ टाइम जिसके अंदर दुनिया जो है वो बड़ी हो गई है, चाइना को समझ आ गई है, बाकी लोगों को समझ आ गई है कि यार ये हमसे पैसा ले जा रहे हैं और ये 2-4% राइजिंग एम्पायर आ गई ना, उनकी टेक्नोलॉजी सिमेट्री आ गई है, मिलिट्री सिमेट्री आ गई काफ़ी हद तक। हाँ, अभी उनकी वो जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस लेवल की नहीं आई है, तो इट्स अ राइजिंग पावर। बट वो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप उसको स्टडी करें कि जियो पोलिटिकल भी, तो वो 2008 के उसमें देखते हैं कि यार ये तो पॉन्जी है ना, US डॉलर। हम तो सारा का सारा जो हर करेंसी एक्सेस कैपिटल है, उस कैपिटल को हम जाते थे जाके US के अंदर पार्क कर देते थे, वो हमसे पैसा लेके जाते थे, फिर से हमारे पास वो कर लेते थे। तो 2008 के बाद उनके नए वन बेल्ट वाले प्लान्स आते हैं जिसमें आप दे गो एंड दे स्टार्ट बाइंग अप ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज देयर लाइक कि वो तो क्रैश करेगा, हमने हैच करना है। सो दे वर हैजिंग देमसेल्व्स, राइट? वी टॉक्ड अबाउट दिस इन लास्ट पॉडकास्ट। एब्सोल्युटली। और पिछले 1-1.5 साल के अंदर भी हमें नजर आ रहा है कि जी अब वो गोल्ड की तरफ बाइंग करना शुरू हो गए हैं, वो बहुत वो कर रहे हैं, तो प्रेशर आ रहा है कि US डॉलर के ऊपर भी। जो डिफरेंस इसमें मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो द वे a lot of our generation has grown up with this idea of this perfect globalized world, right? Where we all trade with each other and we all get rich. Which was, by the way, which is not true because we weren't getting rich. No, and there's also comparative advantage, right? And I thought there was always rigged. The other countries would use alternate means to make sure that the comparative advantage always stays with them. Absolutely. So I mean, anyone that thought that the world was fair, I think was again living in a delusion. Absolutely. So यहाँ पर अब मुझे जो difference, जो मुझे जो एक तो चलें ठीक है AI का लोगों के इंडिविजुअल्स के लिए किया, बट सिस्टेमिक चेंज जो मुझे एक मेजर नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि यू डू नॉट नीड चीप ह्यूमन लेबर to create productivity for you, so that you can live a comfortable life. So acha, that part I agree. Okay, so maybe I didn't get to that part. So I think GDP growth rates are going to skyrocket everywhere because productivity is about to skyrocket. Yeah. Especially with countries that implement AI very quickly. I'll give you an example. There's textile units now that are coming back to the US that are run entirely by automated arm. I mean, these aren't like robotics. They're like robotics of arms and stuff, not like androids. Like, I don't know why people keep visualizing you have arms that can do the same job. It was just 2 machines with 2 people that have the same output of a factory in Bangladesh, right? Right. So there is going to be GDP growth rates, but the problem I'm having is why would you need a human? So I'll give you an example, right? मैं वही कह रहा हूँ ना, so exactly how would I what break it down, right? Let's say I'll give you an example of why even in Pakistan it impacts. You're going to see pretty amazing softwares come out, agents that basically, let's say, solve accounting problems, right? Okay, if let's say I'm a CEO of a major company, I have 50 people in my accounting department. Initially, I'll implement it. I'll probably, like, after 6 months if it's working, I'll lay off 10. साल बाद I'm like, यार ये तो 20 और को lay off कर दो, ठीक है?
after 5 years, I would probably be down to 1 or 2 people there that are just there to monitor, but everything is being done. Processes going to digitize kar diya, right? This will play out in multiple disciplines. It's actually so difficult to predict because I never thought the creative side would get impacted, right? But the fact that now Hollywood is under pressure because basically a Hollywood quality movie can be churned out within minutes. It's disruptive. So the reason why I'm highlighting the adoption nature of this is that one, it's like applications, right? So nobody ever thought you'd be seeing US content via Netflix or YouTube at a global scale, right? There used to be a lag effect at one time. But when it came, that disappeared within the span of years, right? So इसके अंदर इतनी चीज़ें टॉपसी टर्वी होंगी. नॉट एवरीथिंग ऑब्वियसली आपका खनसामा तो रोबोट नहीं बन जाएगा ना, तो देयर बी जॉब्स देयर, बट इवेंचुअली व्हेन ऑटोनोमसली ड्राइविंग व्हीकल्स कम, even drivers get disrupted, right? Like मैं वही देख रहा हूँ ना कि अब अगर मैं इस वक्त हमारी पाकिस्तान या बहुत सारी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ की रिलायंस है कि आपके बंदे कैपिटल बाहर जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल बाहर जाता है और वो जाके जी ड्राइवरी कर रहा है दुबई में, या वो अगर मैं अमेरिका में देखूँ तो जी जो बाइडन जो है जी वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर आ रहा है, कितनी बुरी हरकत कर रहा है. वो यार आपका सारा एग्रीकल्चर जो अमेरिका का है वो आपके इलीगल मैक्सिकन चला रहे हैं. उनकी डिफ्लेशन हो रही है बिकॉज रोबोटिक्स आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर एनी टाइम सून. राइट. सो दैट्स माय क्वेश्चन कि इट्स एक्चुअली डिसरप्टिंग द व्हाइट कॉलर वर्कर मोर राइट नाउ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको 5-7 ईयर्स के टाइमलाइन पे लेकर आए, अगर आप इलोन मस्क का आई एम गोइंग ऑन द व्हाइट कॉलर डिसरप्शन. आई थिंक द व्हाइट कॉलर वो मैं आपको कहता गरीब आदमी जो है उसके लिए शायद एडवांटेज क्रिएट हो जाए. जो वाइट कॉलर आपकी जो आई मीन मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास ऑफ दिस कंट्री इज एंड इवन योर लोअर मिडिल क्लास इज एस्पायरिंग टू गेट इनटू वाइट कॉलर जॉब्स, राइट? आपने MNC में जॉब करी मेरे ख्याल से वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा. और स्पेशली मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एट दी OPD लेवल, जो आपकी बेस लेयर होती है कि जो खांसी है तो अच्छा ये दवाई ले लें. हाँ, जो सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं बेसिकली, वो जो सब बेस, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पे होम जॉब, यानी पता जो बेस, उसको US में OPD कहते हैं, राइट? तो and then like these jobs that everyone's aspiring to get into, you're going to lumps, parents are spending their entire life savings to get you into one of these jobs. I think वहाँ पे jobs ख़त्म होंगी, तो ये लोग structurally unemployed होंगे. जो आपके baseline layers हैं, आई थिंक उनको तो एडवांटेज आ रहा है बिकॉज सडनली जो आपकी वो जो एजुकेशन थी जिसमें इंग्लिश वाज अ बैरियर और आपने एक स्कूल में जाना था, यू डोंट नीड एनी ऑफ दैट एनीमोर. यू कैन ट्रेन योरसेल्फ ऑन दिस डिवाइस, यू कैन लर्न नॉलेज. आई मीन डू यू रियली थिंक इट्स इफेक्टिव कि एक कमरे में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर चॉक बोर्ड पर बैठ के उनको पढ़ा रही है? देयर इज नो स्टूडेंट टीचर रेशियोज ऑफ. आई मीन देयर इज अ डिस्ट्रप्शन कमिंग एट दैट लेयर एज वेल. सो टू मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी. Do I think there's chaos in society? Absolutely. With each one of these debasement cycles, जो हर 3.5 years पे चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें आपका more and more chaos आएगा because more and more people will lose their purchasing power. And simultaneously, you're also having this technology disruption, जिसमें companies तो जो अमीर owners of the company है वो तो happy हैं because उनकी productivity enhance हो गई है, but employment goes away. My issue is with this bulk population, what do you do, right? So there's going to be two types of scenarios here. I hope that's making sense to some extent. Yeah, it is. मुझे जो the way that I see it, I think सबसे जो initial वो है, वो आपने debasement वाली बात की, सबसे initial ये है कि you're on a short term you're going to see the rich getting much richer. Of course. And that's what debasement majority of the people getting वो जो है ना वो struggle कर रहे होंगे और वो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे जो कि कन्वेंशनल सॉल्यूशन उनके पास आएंगे नहीं, राइट? आपने कहा जी रोबोट आर्म आ गया जो कि फैक्ट्री वर्कर्स को निकाल रहा है इफेक्टिवली, राइट? Just you can actually literally pull up a video and put it up for your audience. Go look at a Huawei factory. It's crazy. It's crazy. It's like zero human hands and वो पूरी गाड़ियाँ बना रहे हैं. Even BYD and many of these other. Absolutely. And so you basically take out the human cost. आपकी autonomous गाड़ियाँ आ गई, आपकी मिडल ईस्ट में बड़ा सारा बंदा बैठा है इस टाइम के ऊपर जो कि वो जिस चीज़ से अडॉप्ट कर रहे हैं वो अगले 6 साल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. वो बंदा सारा का सारा आपका वापस आएगा, राइट? सो आपके पास वो जो डॉलर की इनपुट है वो ख़त्म हो जाएगी. And then a lot of these countries are actually they invest in Pakistan or this or that क्योंकि कपड़ा बन रहा है, शर्ट बन रही है, वो इस वजह से बन रही है because human labor सस्ती, that's the extent of it.
जिस दिन आपकी अगर शर्टें जो हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से बनना शुरू हो गई, यू डोंट नीड टू गो टू बांग्लादेश, यू डोंट नीड टू गो टू पाकिस्तान, यू वांट टू फास्ट फैशन में, यू वांट के यार एरिजोना में ही बने, वहीं से डिजाइन। That's why the US is hinting bringing the supply chain back. Back, exactly. Human element जा रहा है उसमें से. एग्जैक्टली। सो वहाँ पर मुझे एक तो ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा मुझे ये फील हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मीन, क्योंकि इवेंचुअली इन लोगों ने भी एक फैक्ट्री वो है, उसने वर्कर्स को तो फारिग कर दिया, लेकिन उसका माल मैसेज ने खरीदना है, राइट? सो कंज्यूमर ने कुछ ना कुछ करना है। अब उसमें आई पर्सनली डोंट सी यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज अ वेरी वो, बिकॉज ह्यूमैनिटी टेलर ही ऐसी हुई है, वो फारिग नहीं बैठ सकती। So the smarter thing for a lot of young people right now should be to create the ability. अच्छा, मैं डिसएग्री करता हूँ यार, हर बंदा गवर्नमेंट की जॉब में बैठ के वो गोस्ट एम्प्लॉय बन जाता है। तो इस मुल्क के लिए तो स्टॉक मार्केट भी आप तस्वीर एक बंदा चारपाई पे सो रहा है नीचे, राइट? तो आई थिंक पाकिस्तान में तो बड़ा खुश होंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम से। वो खुश होंगे, लेकिन देखें, बट नॉट योर अर्बन यूथ, दैट आई एग्री विद। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो फारिग आदमी बैठा हुआ है ना, जो गवर्नमेंट की जॉब पे पैसे ले रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कुछ और कर रहा होता है कि यार वो प्रॉपर्टी कोई काम में घुसा हुआ होता है, राइट? तो बट दैट्स वेयर क्रिएटिवनेस कम्स इन, राइट? एब्सोल्युटली। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एबिलिटी सबसे बड़ी इस वक्त लोगों को चाहिए ना, वो द एबिलिटी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, टू स्टॉप रिलाइंग ऑन पीपल एंड एक्चुअली, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी आएगी, होगा क्या, एक बहुत थोड़े से लोग हैं, वो बहुत रिच हो गए हैं, अब उन्होंने अपना पैसा कहीं लगाना है, राइट? दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि सो अगर आप अनपैक करें हमारी डिस्कशन को, राइट? हाँ, आई वाज सेइंग कि यूजिंग द इंडस्ट्रियल एज एजुकेशन सिस्टम टू थिंक यू गोना गेट अहेड, यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर जॉब्स दैट वोंट एग्जिस्ट, राइट? उसमें आपकी कंडीशनिंग होती है पूरी कि किस तरीके से आपकी सोच चेंज हो रही है, राइट? आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग इज़ नॉट इनकरेज्ड असेंबली लाइन के ऊपर, राइट? कि आपने एक कॉग में बस अपना काम करना है, यू डोंट नीड टू नो कि गाड़ी पूरी किस तरह बनती है, राइट? वो वाली ट्रेनिंग इज़ ऑब्सोलीट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ठीक है, अब एक कस्ट जनरेशन है, आपने ये तो नहीं हो सकता ना कि स्कूल, माय किड्स आल्सो गो टू स्कूल, बट मैं उनको ज़्यादा इस डिवाइस से आई एम शोइंग देम हाउ टू लेवरेज ChatGPT with supervision, how to even understand what technology is and what the layers of technology are, so that in their world they can, and they're already on Roblox, so उनको already समझ है, so they can go and create and innovate products for them. I can't go and innovate products at my age for a brain that's being wired at this age into a digital world, because think of where their knowledge level will be sitting. I mean, हमें तो middle में आके iPad और iPhone आया था ना of our life, and then since then our knowledge level and productivity has enhanced by like 200%. ये तो birth से इनके पास है, तो जो उनकी neural connectivity है, ये लोग जो ये create करेंगे, I think it's wonderful. But I think वो जो मिडिल का पीरियड है 10 साल का, until Gen Alpha comes of age, वहाँ पे massive disruption है and chaos and structural changes of society. तो मैं उसकी बात कर रहा था कि जिन लोगों ने उस you can't avert it. 8.5 billion people on the planet you cannot control. But उसमें से you don't want to be amongst the, let's say 50% of the population that is in trouble and not able to figure out कि कर क्या रहे हैं हम. And I'm sure there'll be like plans that may put a global fund together where you can withdraw a certain amount of capital on a monthly basis. We don't know how the structure changes, right? But you want to be part of the people that see the disruptive change today, which is not being taught in our schools. There's no discourse in Pakistan about it. हम डाला रहे में हम data centers की बात करें अभी कि हमारा data यहाँ पे रह जाए. I laugh at that. I'm like, भाई इस फ़ोन से ऑलरेडी वो जा चुका है बैक एंड पे, तो आप हाउस क्या कर रहे हैं उसको? तो माई पॉइंट इज़ कि वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट आउटसाइड द बॉक्स इफ वी वांट टू सर्वाइव दिस डिस्ट्रप्शन एज अ नेशन. मेक सेंस. अगर आप नेशन की बात करें, आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ weirdness happening in geopolitics, right? People, again, as with everything, we grew up with certain frameworks. हमने बनाए हुए थे, ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है, ये इसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है. तो दोस्ती यारी भी कोई समझ नहीं आ रही. अभी सीरिया में क्या हुआ, कौन किसके साथ कहाँ से करके निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रही. How do you see the changing world order? अगर मैं political economy की बात करूँ, we talk about economy a lot and we talk about technological changes as well. But political economy wise, you know, what's the Trump phenomena? What's the and that's happening all across. Like governments are falling everywhere. Yeah. Argentina आप देखें यार, he's another. Exactly. वो एल सेल्वाडोर का बंदा एक अलग फ्लो में चल रहा है, अर्जेंटीना वाला बिल्कुल अलग फ्लो में चल रहा है. यूरोप के अंदर जो है वो गवर्नमेंट्स फॉल कर रही हैं, नए लोग आ रहे हैं. एंड सो पाकिस्तान में ज़ाहिर है लॉट ऑफ पीपल, मैं बार बार ये अपनी वीडियोस में भी ये बात करता हूँ कि वी आर ऑलवेज वेरी इनवर्ड्स. सो अगर हम आउटवर्ड्स करते हैं तो बड़े कंस्पिरेटोरियल तरीके से करते हैं कि बस जो एक फ्रेमवर्क सा बनाया हुआ है और उस फ्रेमवर्क के अंदर सबको फिट करने की कोशिश करते हैं, और वरना हम इनवर्ड्स देखते रहते हैं कि हाँ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 माइंडसेट कि आपने
there's Pepsi or Coke. Yeah, Or yeah. there's like, there's only, it's a two frame which actually basically limits your thought process. या सो एक्चुअल के अंदर जो है वो दुनिया में कुछ चेंजेस आ रही हैं, उसके जाहिर है फॉलो अप है पाकिस्तान में भी आ रही है, दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में भी आ जाएगी, राइट? सो व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वेयर डू यू सी ऑल ऑफ दिस गोइंग? Yeah, I mean, that's what I've been alluding to this whole time, right? The technology shift is linked to the geopolitical shift, right? So we've graduated from the industrial empires to the digital empires. I don't know why people aren't getting the memo, because all you have to do is look at the S&P 500 or the Magnificent Seven big tech companies and look at their market cap, and you'll understand they're the most dominant, right? And you'll see the richest people, and they're the owners of those companies, as in like the CEOs, the founders of the companies. So the point is the world has changed. Same thing as in China. Europe never had a main platform. So Europe, that's why it's lost the game. You're seeing them deflate away, right? And so it's really the American digital empire and the Chinese digital empire, and then rest are just alliances. So let's unpack how the world is changing very quickly, right? So as Europe is deflating, you're seeing the emergence of new middle powers. Let's say we put China and Russia in one block, and then we have other countries. So ideally, Pakistan should have been a middle power. We didn't play our cards well. So now what are the middle powers emerging? It's Turkey and the Gulf states, just where Saudi is emerging as the primary middle power, right? So jo Europe ka status tha, as they gradually diminish, these are the countries that are emerging. And then they have to find an alliance either with China or with the US, right? तो उसमें भी आप different economy देखने हैं. You can आप उससे hints ले सकते हैं कौन किस तरफ है by seeing कि दो systems जो बन गए, because ये underlying disruption तो payments की हो रही है ना, currency disruption हो रही है, और इस बार वो currency जो digitize हो रही है, इंटरनेट से merge हो रही है, तो उसमें एक system बन गया है BRICS या BRICS Pay का, जो उनकी app launch हुई थी. Right around the time जो P Diddy की scandal इतनी ऊपर होगी, most people didn't read about that, and I was like, that was the most important event. You're watching P Diddy memes on Instagram, right? So let's come to the US side. They're also working on their central bank digital currencies and digitization. वहाँ पे you can see कि, for example, UAE has joined the BRICS. India is part of BRICS, but I think India is in a bigger comprehensive strategic partnership with the US after the Becca Accord and the comprehensive military agreements. Saudi is right now on the sidelines. They're an observer in the BRICS, and they're also in deep discussion with the US. They need a cover, a nuclear cover, because their opponent Iran is pretty close to a bomb. So what I suspect is that Pakistan's bailout is going to come from the Saudis gradually each year in exchange for a NATO type, or it could be the entire Gulf region, which could basically be a NATO type pact. If they're attacked, then we have to respond. It's like attacking one NATO country or whatever that alliance is called, is like attacking any other country. And then Pakistan's nuclear weapons make a stalemate there, right? So it creates peace, because nobody's going to allow them to have nuclear weapons in such a short span of time, right? So, and I think then we have to keep an eye on which ways the Saudis go, because as goes Saudi, then so does Pakistan, right? And so this is a major shift that people have to recognize that's happening in the world. So you can't look at the old order and come to a conclusion and even understand geopolitics. That's my job, to understand China. So why do I look at it, right? Okay, who's going to buy these tech companies? Is it going to be the Chinese big tech, or is it going to be the American big tech? So I have to look to both sides and then develop or help founders develop platforms to see when exit nikalna hai at some point. Mm-hmm. In my opinion, it's going to be a lot of regional acquisitions as well from the tech perspective. And the tech footprint shows you which way the world is shifting, right? And you can also see that जो हम एक तरीके से Middle East, North Africa and Pakistan के zone में आ गए versus the South Asian SAARC वाला जो था, वो सारा उधर चला गया. And then if let's say the world, I use the word nation state is changing, right? So that doesn't mean the nation state disappears. Like within Pakistan, there's provinces. So let's say in the MENAP region, there's different countries that become like provinces eventually over the next 20 years, 30 years. And ये gradually होगा. तो अब अगर मैं उसकी population देखूं, तो collectively 500 million people live in Middle East, North Africa and Pakistan. Just means the bulk of the population is coming from Egypt and Pakistan. You need to become a power or a zone. You need a large landmass, food security, energy security, and human population. So let's assume that this turns into a region. It also becomes easier to manage at a global scale, right?
And then eventually, let's say there's one market policy, which gradually is already happening through FATF, OECD Common Reporting Standards. Then eventually आपने एक marketplace बना ली, right? कुछ energy producers हैं, कुछ energy consumers हैं. Just like the US and large European Union, एक zone emerge कर सकता है. Obviously, this is speculative, but a lot of signs are pointing here, right? Right. And then you have a Central Asian zone that's forming. उसको आप SCO के गार्ड में ले आए. वो चाइना अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है इस रीजन में. इंडिया जो है वो ब्रिक्स में है. आई डोंट थिंक दे गोना बी इन ब्रिक्स इन द लॉन्ग टर्म. आई थिंक दैट्स रियली द अमेरिकन फुटप्रिंट अलॉन्ग विद या आप कह लें पार्ट ऑफ द US एम्पायर. एंड देन ये वाला जोन आई थिंक विल प्रॉब्ली बी पार्ट ऑफ द US अलायंस. एंड देन ऑब्वियसली अगर उसकी एक करेंसी हो जाती है तो वो दैट 500 million पीपल टुडे इज़ रफली 8.6% ऑफ द वर्ल्ड GDP. आज से 10 साल बाद they're projected to be roughly around 15 to 16% of दुनिया की GDP, right? तो अगर वो एक करेंसी का ब्लॉक बन जाता है, and just like the Gulf states are pegged to the dollar, or let's say whatever other currency there is, then that zone has some level of power. And then Egypt and Pakistan act as the stronger military elements of that zone, right? So that's one way to look at the potential changes happening in the world. अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त ना पाकिस्तान में जो लोग चलें जो टेक्नोलॉजी को इकोनॉमी को नहीं देख रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो उसमें उनका एक बड़ा मेजर सवाल ये आता है जो कि इंक्रीजिंगली कंफ्यूजिंग होता जा रहा है. वो जो चाइना वर्सेस US वाला कॉन्ड्रम है ना, वो वाला एक सवाल मेजर आ रहा है. और हिस्टोरिकली पाकिस्तान के DNA में ये है कि हम तो दरमियान में हैं, हम तो बस सबको मैनेज कर लेंगे. मुझे लग रहा है कि इंक्रीजिंगली मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. It's very tough. और आई थिंक इम्पॉसिबल हो जाएगा. क्योंकि जहाँ से खासकर विद डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग इन एंड हिम गोइंग वेरी सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव ऑन चाइना, आपका मसला ये है कि आप बिल्कुल चाइना के साथ बैठे हुए और चाइना ने आप में बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है. सो दे हैव लेवरेज, राइट? वो पिछले मिलिट्री सप्लाई लाइंस वहाँ से आ रही हैं. पिछले 2 साल से उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है, गले से पकड़ा हुआ है आपको कि आपकी वो पावर जनरेशन को रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? कि वो पैसे को आप जाके 10 साल की टाइमलाइन से 20-30 साल पे ले जाओ, आपकी पूरी इकोनॉमी से चलना शुरू हो जाएगी. बट उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ पकड़ा हुआ है. अच्छा, मीनवाइल US के लिए भी आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप बिल्कुल चाइना के साथ बैठे हुए हैं. आप इफेक्टिवली चाइना का ट्रम्प का पत्ता है कि द मिनट वो वहाँ पर चोक करेंगे ईस्ट के अंदर, तो आपकी तरफ से सप्लाई लाइंस एनर्जी और ट्रेड की जाना शुरू हो जाएंगी. एंड सो यू नो इट्स वेरी लॉजिकल व्हाई चाइना इन्वेस्टेड इन यू. नाउ आखिर में क्या हो रहा है, मैं आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि लोग अपनी लोकल पॉलिटिक्स देखते हैं, वो कहते हैं यार तुम बड़े लेवल की बात कर रहे हो, तो योर बेसिकली लोकल पॉलिटिक्स इज अ डाउनस्ट्रीम सबसेट ऑफ ऊपर जो हो रहा है, राइट? एंड सो मुझे जो मसला है वो ये है कि वाकई हाथियों की लड़ाई के अंदर हम लोग तो दरमियान में जलील हो जाएंगे इस डेकेड के अंदर, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ना वेर बीइंग यूज्ड एज अ पंचिंग बैग मैसेंजर, वेयर वो US हमें मुक्का मारेगा, कहेगा उसको जाके ये बोलो. और यही हो रहा है. IMF आता है, कहता है चाइना जब तक रिस्ट्रक्चर नहीं करेगा ना, हम तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएंगे. आप चाइनीज के बाद आते हैं. IMF आके वो कहे इस वक्त वोटिंग स्टेक सबसे ज़्यादा US की. एग्जैक्टली. यार देखिए, जब उन्होंने, इसलिए मैं फंडामेंटल जो डिस्कशंस होती है ना पाकिस्तान में फाइनेंस की, इकोनॉमिस्ट की, मैं इरिटेट इसलिए हो जाता हूँ कि वो IMF का लोन आ जाएगा तो ये हो जाएगा. I'm like dude, it's very simple. जब उन्होंने देना होता है लोन, तो विद जीरो कंडीशन 16 बिलियन यूक्रेन को आधे घंटे में दे दिया ना. और वो यार सुपर पावर इन्वेट करिए, उनकी वो क्या गारंटीज दे देंगे आपको? करेंगे. सो द पॉइंट इज लेट्स जस्ट कॉल अ स्पेड. तो अगर आपने देखना है तो लुक एट द जियोपॉलिटिक्स. आई एग्री 100% विद यू. यू कैन नॉट play that middle ground maybe for another 2-3 years, but it's getting tough. Because like I said, मैंने earlier क्या कहा था कि the wars have now shown up to the doorsteps of the respective empires, right? And so at that point, there's a rush. Russia is an empire, superpower. I mean, a superpower. China is a superpower. Right. India is an emerging superpower. And US is a superpower, right? And then let's connect all the allies as well. So at this stage, you have to pick a side. That's kind of what it comes down to. I think let's look at it from a slightly different perspective. So initially, I didn't understand why we're flipping to the US from China, right? Or trying to play the two connectivity. But with our larger scheme of things we dekhte hain, so it actually starts to make a little bit more sense. Aapne notice kiya hoga suddenly India, Jay Shankar actually came this time, right? तो उनको भी कहीं से pressure आ रहा है कि यार इसको करें, because basically issue ये है कि देखिए India is not ready. India को वो pump up कर रहे हैं अपने पैसे से. ये मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम कहा था कि जैसे ही US में रेट कट शुरू होंगे, इंडिया की इकोनॉमी राइज करना शुरू हो जाएगी, राइट? You'll see lots of money get pumped in this cycle, and India will become the third largest economy by 2030. If not 2030, then the next cycle after that, right? And so वहाँ पे अपने math देखनी है, right? अगर 2030 तक China is the largest economy in the world, and the US is the second largest in the world, and India is the third. तो अगर ये दोनों
जो सेकंड एंड थर्ड है वो डॉलर में प्राइस हो जाए तो वो बैक डॉलर की डोमिनेंस आ गई, इवन इफ इज़ द डिजिटल डॉलर, तो वो अलग चेस मूव है. नाउ फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव हमारा मसला ये कि हमारी अलायंस है सारी गल्फ स्टेट्स के साथ. अगर आप यूएई को देखें तो उन्होंने काफ़ी डीप पार्टनरशिप्स कर ली हैं इंडिया के साथ. एंड सेम थिंग विद द सऊदीज़, बिकॉज उनको प्रेशर ये आ रहा है कि भाई वो बात कर रहे हैं कि हम रेमनबी में तेल बेचेंगे. या चाइना कंज्यूमर है लार्जेस्ट या इंडिया कंज्यूमर ऑयल का लार्जेस्ट, राइट. यूएस इज़ एन एक्सपोर्टर नाउ ऑफ एनर्जी. तो उन्होंने बेचना है किसी को अपना तेल. ठीक है, वो ESG मैंडेट्स और क्लाइमेट के सारे आपके अल्टरनेट क्लीन एनर्जी, बट दोज आर आई थिंक डेकेड्स अवे. सो वहाँ पे उन्होंने इंडिया को बेचना है. तो अब उस सिनेरियो में हमारे पास वही चॉइस है कि बेसिकली या तो हम चाइना के साथ जाएं, बट देन चाइना हैज़ टू बी रेडी टू कम एंड डिफेंड अस. आई थिंक वो भी तैयार नहीं है. चाइना यानी कि जब आपकी लड़ाई होती है तो वो बोल देते हैं, बट नॉट लाइक US. वो अभी उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है. तो जो हो ये रहा है कि आई थिंक मोर देन लाइकली ये गल्फ स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारा एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें फिर यू कैन सी पॉसिबिलिटीज़ फॉर पाकिस्तान वेयर लॉट्स ऑफ कैपिटल इंजेक्शन विल कम इन. तो वी हैव टू गेट ओवर दैट ईगो ऑफ आवर्स. I also come from a military family. India and Pakistan can never be friends. And I used to be like, when people suggest it makes no sense. You can have separate, because वो आपको जो जोन बता दिए ना, हम मीनाप में चले गए, वो उधर साउथ एशिया में, तो उनको उन्होंने डोमिनेट कर दिया है. बांग्लादेश उनके नीचे है, श्रीलंका के नीचे ले आए उनके, राइट. श्रीलंका की भी इकॉनमी को हमारी एक ही टाइम पे इकोनॉमिक वॉरफेयर, we both went in trouble, right? You have to all three went in trouble actually, and you have to look at the geopolitics element of it, right? वो बांग्लादेश 2014 के बाद इंडिया के कंट्रोल में pretty much आ गया है most of the elements. तो now we obviously can't tolerate that. So then we're saying okay, we'll go with the Gulf states. और फिर foreign policy हम उनके basis पे ठीक है यार इंडिया से हम बना के रखते हैं, but वो एक element आ गया है. And then so it's less conflicting now because the world has just decided to change the maps. कि जी अच्छा ये साउथ एशिया में पाकिस्तान को हम इस साइड पे ले आते हैं. एंड सो द पैराडाइम इज शिफ्टिंग. द रीज़न वाई आई से ना कि पावर पॉलिटिक्स में तो आई कम्प्लीटली एग्री विद योर थीसिस, बट अगर मैं प्योर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे जाऊँ तो मैंने ये देखना है कि यार मेरा बंदा काम क्या करेगा. यार मैं इसको एक शहर की तरह देखूँ या एक मोहल्ले की तरह देखूँ. आपका प्रॉब्लम है एनर्जी का ना. एनर्जी आपकी गल्फ स्टेट से आएगी. हाँ, बट मेरा क्वेश्चन उसमें ये है, देखें दोनों, सो लेट्स लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स, राइट. एक आपका ईरान, पाकिस्तान, चाइना वाला एक सेटअप है, और एक आपका लेट्स से कि आप पाकिस्तान, इंडिया एंड देन गल्फ के थ्रू आप US वाले सेटअप पे हैं. बट वो ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका है ना. सेंट्रल एशियन ब्लॉक था, उसमें ईरान था, पाकिस्तान था, चाइना था. SCO के अंदर वो जो हो रहा था सारा, बट वो डिसमेंटल हो गया ना काफ़ी हद तक. आई मीन ईरान इज स्टिल पार्ट ऑफ इट, बट अब बीच में अफगानिस्तान जो है वो उसको चाइना यूज़ करने की कोशिश करेगा, उधर ऊपर से आएगा सेंट्रल एशियन. बट लॉट ऑफ दो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑल्सो वो दिल्ली डाली, उनके ऊपर तो इंटरनल प्रेशर्स हैं. बट वो अगेन वो पावर पॉलिटिक्स है, राइट. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं प्योरली फंडामेंटल्स को देखूँ तो पाकिस्तान को चाहिए एनर्जी. पाकिस्तान उसके बस क्या दे सकता है वो आपको जाके, क्योंकि हर अगर आप एक ब्लॉक बनाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि यार व्हाट डज एवरी सिंगल स्टेट हैव टू ऑफर फॉर द अदर स्टेट, राइट. सो पाकिस्तान के पास लेबर है. पाकिस्तान जो है वो आपको फूड सिक्योरिटी दे सकता है, बहुत सीरियसली दे सकता है, पूरे मिडल ईस्ट को दे सकता है, और सिमिलरली वो फूड सिक्योरिटी आपकी सेंट्रल एशिया को दे सकता है एंड सो ऑन. पाकिस्तान जो है, और दोनों ब्लॉक्स के अंदर अगर वो जाता है तो जाके वो कहीं ना कहीं लॉक इन होना पड़ेगा, ताकि आप ये कहते हो कि यार यू नो व्हाट, इवन इफ आवर इकोनॉमिक्स राइट नाउ डजंट मेक सेंस, यू विल कमिट टू अस, राइट. विद द गल्फ माई प्रॉब्लम इज दैट वॉट एवर पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर, India has the opportunity to offer at a cheaper rate. Absolutely. Right? And so with China, for example, दो सुपर पावर्स हैं. With China, आपके पास, आपको ये बात मालूम है कि उनकी लेबर अब एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है, उनकी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम रिड्यूस हो रही है ईयर ऑन ईयर, और उनको जो है ना इफेक्टिवली लो वैल्यू गुड्स के लिए भी लेबर चाहिए उनको दुनिया में. और अच्छा, दे आर ऑल्सो द ग्लोबल फैक्ट्री, सो अ लॉट ऑफ देयर industry is now becoming uncompetitive in their pricing. They have to move to countries like Africa or Pakistan. Exactly, right? So उनके लिए it makes a lot more sense कि यार अफ्रीका की लो वैल्यू गुड्स के लिए हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, हम ओन करें, लेकिन वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हो. सिमिलरली अगर एनर्जी की बात आती है तो उनको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उनको चाहे वो एनर्जी थ्रू हो रही हो, चाहे वो हो रही, तो पाकिस्तान प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि यार ईरान की चली जाए. So I agree with you from that perspective that yes, I don't think चाइना को completely बाहर निकाल दिया जाएगा. The issues come from the CPEC specific and energy trade component, right? Right. तो वो वाली साइड, so पाकिस्तान ने अगर let's say alliance करनी है, तो it with the US, China can come in and do productivity here.
US पे ट्रेड कर रहे हैं ना चाइना के साथ, उनको इशू आ रहा है मोर फ्रॉम द साइड ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट प्राइस इन एनी करेंसी ऑफ चॉइस फॉर चाइना, राइट? तो वो देखें, दैट बैटल वी हैव टू नेविगेट. ये जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स जिसकी जो आप कह रहे हैं ना यार, उसकी यूज़ इवन अगर लेट्स से द साउदीज ट्राई टू बिकम a regional superpower, they're going to need human beings, right? So eventually they may set up factories. They need people in their country to, within their zone, to buy goods from them, even if they put manufacturing plants there. तो उसके लिए वो एक uplift होता है of regional economies, right? So that game will emerge on its own. Obviously, it's going to be chaotic. जो मुझे मसला है ना उसमें ये कि आप यूएई को देखते हैं, इस वक्त पाकिस्तानी बैंड है, राइट? दे हैव अलायंसेस विद इंडिया. जो जितना भी ह्यूमन लेबर है वो उनकी, अगर उनको वहाँ लेबर मंगवानी है तो वो सारी इंडिया से आ रही है. लुक, आई कांट चेंज. मैं खुद अपने यार घर में जो हर एम्प्लॉय और स्टाफ से फेड अप हूँ, बिकॉज हम लेजी कॉम है यार. मैं आई कांट चेंज दैट, राइट? पीपल आर मोर हार्ड वर्किंग. देखें अगेन, लेट्स स्टॉप वरिंग अबाउट सो मेनी फैक्टर्स कि कोई चीज़ सॉल्व ना. अभी तक हो क्या रहा है पिछले 2 साल से? इतनी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करी, जब कोई इन्वेस्टर आता है प्रोजेक्ट कोई नहीं है, प्रोजेक्ट की अभी पाइपलाइन ही नहीं बनी हुई, राइट? तो in my opinion, look, there's people that don't rectify. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. देखिए, आपके ड्राइवर्स और लेबरर्स जो हैं वो अनप्रोडक्टिव थे ना. मुझे अक्सर लोगों ने मैंने पूछा कि वाई डिड यू चेंज एवरीथिंग टू फिलिपिनो एंड टू इंडियंस. कहते हैं वो साउथ इंडियंस आते हैं, दे डोंट टेक लाइक 5 prayer breaks in a day, और वो भी नकली वाली, यानी कि बस जाके उसमें सो रहे हैं, राइट? तो या वो हर पाकिस्तानी जो क्रेडिट फॉर कार्ड फ्रॉड या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, राइट? तो वो तो आपकी अपनी नेचर है, यू हैव टू चेंज इट, राइट? दैट्स व्हाई विद द मेस वी आर इन. मेरे अक्सर जो फ्रेंड्स हैं इन विद इन माई सर्कल, आई एम एक्चुअली बैफल्ड, एक्चुअली फ्लैबरगैस्टेड, बिकॉज जब मैं बात करता हूँ कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ आवर मेस, तो इट्स जस्ट लाइक नहीं, करप्शन इज नॉट द प्रॉब्लम. देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग होली शिट, sorry, excuse my language, but I started realizing कि वो values किसी के पास है ही नहीं. I think a lot of people have just gotten so used to taking money from illicit means कि it's just okay. It's considered completely normal. So वो, I can't change that fabric of a deterioration of society that has happened. Typically that happens once society, you've evolved as a country to like a superpower, middle power. हम वो rise करने से पहले वो devolve कर गए, right? So that's something totally different, right? But that doesn't mean some things disappear, right? At the end of the day, there's still a lot of people here. इसमें बहुत से, by the way, corruption यहाँ पे bottom में भी है और top में भी है. It's not like पूरे system में up and down है. Because when I was abroad, I used to think सिर्फ top पे है. यहाँ पे आके मुझे realization हुई कि bottom पे भी काफ़ी ज़्यादा है, right? In fact, वो अक्सर वहाँ से लोग जो over the years became thugs and came to the top, अब उन्होंने proliferate कर दिए पूरे system में. तो now let's come to the core of what I'm talking about. What your question was. Look, the जो flux की मैं बात कर रहा हूँ ये होगी, right? So what's not to say that all the data centers and all the companies that the Saudis are trying to build in the tech space and trying to stay ahead in this AI game, उन्होंने billions of dollars के funds launch किए हैं, तो उसके जो data scientists हैं अक्सर वो पाकिस्तान में ना बैठे हों, because India itself is trying to become a superpower, right? So they may not be as open. And I'll give you an example. Not as many Indian founders can now be seen in the Gulf states because they would rather go and build in India because the opportunity is bigger. And so I think Pakistanis की naturally एक demand आएगी in the tech realm. As far as drivers are concerned, cooks are concerned, all these things, यार वो तो structural unemployment है ना, तो I can't do much about that. But I can tell you there's enough people that can innovate here and become either a remote service industry for these developed markets around us. They're no longer even developing, they're developed. Or the cream of the crop will actually be moved over there as people. And वो India से भी आएंगे, but that's the melting pot, right? अगर आप UAE में देखें तो four most predominant nationalities in their pretty much corporate world are Indians, Lebanese, Pakistanis and Egyptians. And the funny thing is कि जब उन्होंने study की तो इंडियंस और लेबनीज़ नेपोटिस्टिक हैं कि जहाँ पे एक गया तो वो ले आए, और पाकिस्तानीज़ और इजिप्शियंस का उन्होंने ये डिटर्मिन किया कि वो अपने लोगों को पुल डाउन करते हैं. तो दैट्स अ फंडामेंटल प्रॉब्लम वी हैव इन पाकिस्तान, राइट? तो एंड दैट्स वेयर आई से द नेशन स्टेट इटसेल्फ इज़ अंडर क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे बिरादरी है या ट्राइब है. नोबडी एवर थिंक्स अबाउट के पाकिस्तानी का क्या है. फ्रैंकली द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट्स थिंकिंग अबाउट दैट इज़ द मिलिट्री. इट्स द लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन दिस कंट्री. राइट, इंटरेस्टिंग. मैं थोड़ा सा रैप अप करता हूँ. प्रॉब्ली जो कंसर्न है ना मेरा, जो मेरा पिछले 2 साल में रहा है और अभी भी इस कॉन्वर्सेशन में भी रहा है, वो यही है कि जो सोल्यूशन अभी तक ज़्यादातर लोग आके कह रहे हैं, आपका थीसिस भी जो है और मेजॉरिटी पीपल जो सोल्यूशन कह रहे हैं, दैट्स अ सोल्यूशन फॉर द टॉप 5% मैक्स
And everybody keeps on coming back and says कि यार अच्छा even वो trickle down होगा यार. I mean, if you I mean trickle down is a theory, right? वो trickle down होगा या नहीं होगा? Ultimately, those that have access to capital create. The reason why I don't agree with the trickle down is because India में नहीं हुआ, right? So India has a very similar problem. आज जब economists India को देखते हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने फेल इस वजह से किया because उन्होंने सर्विसेज पे सारा का सारा पंप कर दिया and manufacturing पे नहीं गए जब उनको जाना चाहिए था. China went to manufacturing and they actually Yeah, that I agree with. And we missed the same boat. And we missed the same boat. अब मसला उसमें ये है कि bottom line ना मुझे जो bottom line आती है beyond the flashy words and all of that वो ये है कि यार what are we giving to the world? What are we taking from the world? It's as simple as that, right? At this point in time, unfortunately, yes, ये top 5% के शशके हैं कि यार we can give them technology and we can give them this and that. But for the vast majority of people, like Gulf में भी उनको अपना खाना चाहिए, right? उनको अपना मीट्स चाहिए, उनको अपनी बेसिक्स चाहिए, जो कि चाहते रहेंगे वो और उसमें दुनिया में लोग आते रहें. So, are we doing anything to ensure कि यार irrespective of technology, आप क्या मतलब आई डोंट गेट इट कि वहाँ पर ब्राजीलियन बीफ आ रहे हैं 10,000 किलोमीटर दूर. अब मुझे ये बताएं ना, you keep calling yes, they're trying to come up with solutions, right? Yeah. Which is what I see in Pakistan. Do you honestly think we're going to get our stuff together to be able to fix things in the next 6 or 10 years जो ये change आ रहा है? I think so. I'll tell you why. But I'd love to get your response. I think the way that we would do it is कि हमने ना individual actors से solutions ढूंढने की कोशिश की बार बार, right? और जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना इस वक्त मेरा कंसर्न ये है कि हम अमेरिकन ब्लॉक में जाके कोई डील करके फिर से सेम्बलेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी दे देंगे अपनी कौम को जिस पे फिर से वो लेजी और करप्ट रह जाएंगे. मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स. अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी तरीके से दोनों साइड्स डिच करा दें ना, अगर अमेरिकन और चाइनीज डिच करा दें तो जो आपका वो था ना कि यार हमारे लोग लेजी हैं. लेजीनेस इज अ डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ कि आपको कंफर्ट मिलती रहे. श्योर. आप जैसे ही कंफर्ट हटाते हैं ना तो ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि इवन द लेजीएस्ट पर्सन गोज आउट एंड ट्राइज टू डू समथिंग, राइट? द चाइनीज वो हिरोंची थे, करप्ट थे, लेजी थे और वो उनसे ज़्यादा कम्युनिस्ट कोई सोसाइटी नहीं थी. आज सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव नेशन है, प्रोडक्टिव. बट यार इम्प्लीमेंट कौन करेगा ना? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका वही तो मुझे इशू आ रहा है. आई डोंट सी एनीवन दैट कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स. मैं ये कह रहा हूँ कि 30 years. एक आपका ग्लोबल साइकिल है ना, एक आपका विद इन पाकिस्तान एक ऐसा सिस्टम है जो कि और मैं इंडिया से कंपैरिजन से ज़्यादा मैं सिंक हो गया काफ़ी हद तक बिकॉज हमारे इतना ज़्यादा डॉलराइज्ड डेट पे हो गए हैं. मैं अगर जाऊँ ना जाके देखता हूँ कि इंडोनेशिया को मैं हमेशा बार हाउस की मिसाल इस वजह से दे देता हूँ बिकॉज दैट इज़ मच क्लोजर टू आवर सिस्टम दैन इंडिया. इंडिया का वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप था, इंडोनेशिया हमारे जैसा था और इंडोनेशिया में एक एलीट कैप्चर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग था, इंस्टीट्यूशनल एलीट कैप्चर. एग्जैक्टली. पाकिस्तान टुडे अनफॉर्चुनेटली इज़ एन इंस्टीट्यूशनल एलीट कैप्चर जिसके अंदर जा करके आपकी इनएफिशिएंसीज बिल्ट इन हैं टू इंश्योर द हेजेमनी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशनल एलीट कैप्चर. नाउ दैट इंस्टीट्यूशनल एलीट कैप्चर इज सो इनएफिशिएंट दैट उसको वो कहीं ना कहीं खुद से अनरेवल होगा पाकिस्तान के अंदर. जो मुझे इस वक्त वो हो रहा है ना जो द रॉन्ग रीड फ्रॉम द एलीट जो कि सारे हमारा आपका सोशल सर्कल है, साफ सी बात है, वो ये है कि वो इंडिविजुअल एक्टर्स पे कर रहे हैं कि यार वो पॉलिटिशियन गलत है, वो ये गलत है, वो गलत है. मैं तो इस लड़की से बात नहीं करता. हाँ, वो उनको ये बात रियलाइज नहीं हो रही. आपके अब मुझे इशू ही आता है, राइट? ब्यूरोक्रेसी अक्सर पॉलिटिकली अलाइंड है, राइट? सो वो डिफरेंट पार्टीज के साथ है विद इन द सिस्टम और द प्रोवर्बियल एस्टैब्लिशमेंट, राइट? आई एक्चुअली बिकॉज आई इंटरेक्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली I feel the will is there, right? But they're not sure how to execute it. And when they go to the politically affiliated bureaucracy or politicians, वहाँ पे कुछ और एजेंडा चल रहा है. It's short term. But मसला ये कि मेरा मसला ये कि उनको मेरा मसला ये कि देखें अगर एक निज़ाम है ना, जो निज़ाम by design एक inefficient निज़ाम था, but I don't blame them. I don't call the corrupt because they were born into a corrupt system where the corruption doesn't seem like corruption anymore, right? और वो जाते हैं और जाके वो सऊदीज़ की मिसाल देते हैं और यूएई की मिसाल देते हैं जिनकी डायनामिक ही फ़र्क है और वो उस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. वो तो मोनार्की है ना, तो ऊपर से हाँ, और वो छोटी स्टेट्स हैं तो उनके लिए तेल का पैसा लगा करके उसको मैनेज करना आसान है. Exactly. अच्छा, पाकिस्तान जो है वो दैट इज़ क्लोजर टू इंडोनेशिया और टर्की और इजिप्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स DNA. अब इस वक्त ये सीन है कि वो जो वेल आप कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी वेल है, वो कह रहे हैं कि यार हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, लेकिन जो निज़ाम पिछले 75 साल में चला है जिसमें हम उसको कंट्रोल करेंगे, फिर हम अगले वाले को एनरिच करेंगे, फिर हम अगले वाले को, और ट्रिकल डाउन में सबके पास जाएगा. Sure. वो निज़ाम इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं है. नहीं, that's why I'm saying कि disruption is pretty chaotic. हाँ, so अब मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप प्लान वही वाला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
of a system that no longer exists. Absolutely. Right? So I'm saying there has to be some outside the box thinking. I can only advise individuals, right? I'm not a national planner. So I can only tell the people around me, this is what I've done for the last 10 years. Jo mere dost hain, I want to take my friends along with me. I've taught them about debasement, right? Simultaneously, jo mere founders and younger people around me, I try to guide them on the coming changes and trying to figure out how to solve problems for that world, right? That's my footprint of what I can impact, right? I hope there's 100 other people that are doing this in their respective fields, and I think there are in Pakistan. But the thing is, collectively as a state, the entire people at the helm of affairs, I think they themselves are not aware of what to do. Right? Absolutely. So because मैं कभी socialism सुन रहा होता हूँ, कभी मैं वो capitalism सुन रहा होता हूँ, कभी मैं सुन रहा होता sharia law, कभी मैं सुन रहा होता वो evolve करने की कोशिश करें. मेरी पिछले दिन एक बड़ी अच्छी podcast हुई with an academic. He was previously the chief economist at the Planning Commission as well. अच्छा उन्होंने बड़ा एक interesting concept लेकर आया. उन्होंने कहा कि जी we're actually now within the next 3 to 5 years we're going to enter the third republic of Pakistan. एंड द वे दैट यू उन्होंने कहा जी आप फ्रांस को देखते हैं ना, तो फ्रांस की 5-6 रिपब्लिक आ चुकी हैं और वो हर दफ़ा एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है. तो उन्होंने कहा कि हमारा मसला ये है कि वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू इवॉल्व आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. ही सेड यू कांट इवॉल्व आउट ऑफ इट बिकॉज अब आपको जो रेट ऑफ चेंज है वो इतना रैपिड है कि आप उसके अंदर से नहीं कर सकते. सो एक पॉइंट ये है, और विच इज़ वाई आई लुक्ड एट ऑल ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीज. जहाँ पर बांग्लादेश में अगर रेवोल्यूशन आई है, श्रीलंका में रेवोल्यूशन आई है, या इंडोनेशिया में 98 के अंदर एक 30 साल निज़ाम क्रम्बल होकर उससे नया निज़ाम निकला. इवेंचुअली आपने उस पॉइंट पे जाना है. नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट इट. नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ओके नाउ वी हैव टू रेडिकली चेंज द वे दैट वी डू थिंग्स. Right? 100%. Either you accept it and you negotiate on okay, the new system, what can we still salvage and what you're going to have. जो कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है ना आपका, वो मसला ये है कि देयर इज अ साइड दैट वांट्स अ कंप्लीटली ओल्ड सिस्टम, देयर इज अ साइड दैट वांट्स अ कंप्लीटली न्यू सिस्टम. दोनों स्कैरी हैं. And the people implementing it don't even understand the new system. The new system, exactly. Old system भी सही तरीके I mean समझते हैं. दोनों रिस्की हैं क्योंकि नया सिस्टम में आप कंप्लीटली स्विच कर जाएंगे. I'll tell you this, when I travel a lot to the Gulf states, they're switched on. They know exactly क्या changes आ रही हैं दुनिया में. They've positioned themselves. यहाँ पे आप बात करें top down, like at the top layers some people implementing, they think technology is वो जो IT वाला बंदा email का सर्वर चलाता है, right? And to miss this particular element के how it's, and while they're still on their phones, it's actually mind boggling. तो मैं वो आप जो कह रहे हैं कि change एक वो आएगी seismic shift. It's a valuable piece of land and population. We may not be as sovereign as we think. I don't think we're that sovereign anyways. But so that's why I'm alluding to creation of an economic zone gradually, because human bodies are going to be needed. वो यार जब सिस्टम अभी हमारा सिस्टम नहीं कंट्रोल में है ना. एक तो आप देखें ये पाकिस्तानी है जब वहाँ पे लैंड करते हैं किसी फॉरेन मुल्क में, लाइन में खड़े होते हैं. यहाँ पे होते हैं तो लाइन नहीं होती, राइट? तो इट्स जस्ट द परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में द परसीव्ड आउटकम डिक्टेट्स योर कमिटमेंट टू द सिस्टम. वी हैव फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी आर फेल्ड कंपनी in terms of how you operated, right? So it's in distress. So either somebody else has to come and significantly help us and harness the resources, both in the ground, as in RecoDig and other elements, and the human resource, or we'll become like a failed state. I think we'll just have alliances with these other states because we're a nuclear armed country. I mean, let's talk about the glass half full, right? We have a lot of smart people. We have just as many smart people as India. Pakistan's a mini India. And India was in the same mess in 1990, right? जब वो आपका 80s and 90s, जब ये मनमोहन सिंह, they had to go through this closed economy scenario. So there's two Pakistans. There's one that's India 2013, where tech adoption was starting to radically move. Adoption was taking place at a rapid pace. And then we have the structural reforms Pakistan that is going to require a decade to fix, right? So you're looking at stagflation and potentially deflation in the brick and mortar economy, and you're looking at rapid growth simultaneously in the tech economy. So rather than lumping everyone into one equation, let's take the tech talent, let's take the talent. You don't need to be technology like programmers. You could be somebody really strong at L'Oreal or like an FMCG, and you get up and you say, look, I'm going to go and build this tech company, because you conceptually, if you understand it, you can just hire the resources. And with a lot of programming, AI, it's getting cheaper to build a unicorn, right? So innovation is coming ahead, and more than likely, a lot of these companies will enter
the Gulf states to partner with them to tap into वहाँ पे जो capital market की depth है, right? And so that's why I'm seeing more and more of a regional economic zone emerging because of the flow of intellectual capital and human capital back and forth. And look, ultimately we're a big market, right? तो वहाँ पे हो सकता है आपके जो सारी स्काई स्क्रेपर्स बने हुए इवेंचुअली इमार बनाए या कोई सऊदी डेवलपर आके बनाए, राइट? हो सकता है कि आपकी जो पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली वो फंड करें फॉर बुलेट ट्रेन्स एंड फॉर highways. Basically, On a BOT. you're seeing a new rising class, and then that rising class will define everything out of the There's chaos, society. but let's not lose hope. वो shifts है, Opportunities there. Interesting. मैं इसको रैप अप करूँगा. एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में आया था जो कि मैं बिल्कुल भूल गया हूँ. हाँ, सवाल ये है कि बिल्कुल सादा तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाए बगैर, एक टाइम था 2020 से लेके 2022 के दरमियान. एक्चुअली उससे पहले भी, एक्चुअली 2008 से लेके 2012 तक एक बड़ा डिप्रेशन थी दुनिया में. 2012 से लेके 2022 तक ना एक बड़ा वो फीलर था कि यार, यू नो व्हाट, लाइक लेट्स गो डू थिंग्स एंड द लाइफ इज़ गोना बी ग्रेट. एंड एस्पिरेशनली लोगों की वो थी कि मैं ये मेहनत करके मैं फायर गोल्स अचीव करूँगा और मैं इस तरह से हो जाऊँगा. ऑन अ शॉर्ट टर्म, डू यू थिंक कि हमारे पास अगले 3-4 साल के अंदर कोई ऐसा साल आएगा जिसके अंदर सडनली, क्योंकि इस वक्त तो दुबई में भी यही है कि लोग टेंशन में, यूरोप में भी टेंशन में. नेक्स्ट ईयर 2025 is a boom. It's a boom cycle. Because rates कट शुरू हो गए पूरी दुनिया में, right? हमारा भी कट करके नीचे आ गया, राइट? तो अगेन मैंने look, the rhythm of the entire world is interest rates. मैंने आपको पहले बताया था ये डेट बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम है. रेट्स ऊपर जाएंगे पूरी दुनिया से, पैसा जो है, डॉलर्स जो है, तो सेंटिमेंट एकदम से पॉजिटिव में शिफ्ट होगा. जैसे ही रेट्स कट होते हैं, लिक्विडिटी फ्लश हो जाती है, कैश, तो एवरीबडी, सो सेंटिमेंट डाउन टू घर के अंदर आपकी टेंशन कितनी है अपनी वाइफ के साथ इज लिंक टू के कितनी आपकी स्ट्रेस है काम पे या बिजनेस पे, वो सारी एमिनेट कर रही है लिक्विडिटी स्केर्सिटी से. जैसे ही कैश फ्लश होता है वहाँ भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. उसमें आई मीन टेंशन गोज डाउन टू डोमेस्टिक, राइट, इनटू सोसाइटी एंड प्रीटी मच इन ऑल एलिमेंट्स, राइट? बट टाइम्स आर बैड, एवरीबडी इज एंग्री, राइट. एंड जैसे ही टाइम्स अच्छे होते हैं लाइक लिक्विडिटी फ्लश होती है. बट ये वही वाले साइकिल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अंडरलाइन करेंसी डिबेट्स होती रहेंगी. बट ये जो 2025 का आपने कहा कि लिक्विडिटी फाइनली आएगी और एकदम से सेंटिमेंट थोड़ा सा बहाल होगा, जस्ट फॉर 1 year. जस्ट फॉर, हाँ. सो मैं सवाल ये कि अगर मैं मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो आर वी लुकिंग लाइक एट अ 2029 lost decade sort of a situation anytime in the future? I think we're at the tail end of this monetary cycle that we started in 1971, and some unknown monetary system to us is evolving. जिसमें that's where these battles and changes are coming, right? वो emerge करेगा. Last time जब हुआ था तो it was pretty chaotic, like 1914 and 1945 काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए, पूरे मुल्क लेवल हो गए थे. तो it's very different times we're living in. तो इसीलिए वो जो हम discussions कर रहे हैं, you know, कि इस तरह होगा उस तरह होगा, you know, प्लानिंग करेंगे. आई एम मोर worried at this time कि वो टाइम तो गुजर गया है, अब वो क्राइसिस आ गया है. तो अब आप क्राइसिस में फायर फाइटिंग कर रहे हैं. ये वो टाइम है कि यू हैव टू फिगर आउट कि हाउ डू आई सर्वाइव एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज द डिबेसमेंट इन माई ओपिनियन इज बी वेरी ब्रूटल. जो ये अगला साइकिल, it will be brutal for 27 वाला society, people, ordinary, everyone. देखें, the ones that are hedged are going to continue to thrive, right? And the ones that are not hedged are going to feel the debasement and loss of purchasing power. जो पिछले साइकिल में हुए, हर बार वो एम्पलीफाई हो रहा है ना, और अब वो साइकिल श्रिंक हो गया है. बाय द वे लास्ट टाइम भी वो साइकिल इसी पे चल रहा था बिकॉज रेट्स आपके रेज हुए थे 2017 में. उसका लैग इफेक्ट आया था कम्युनिटिंग द 2020 क्राइसिस एंड देन द सब्सिक्वेंट बूम ओनली आफ्टर द प्रिंट. जब सब ने पैसे प्रिंट किए थे उसके बाद बूम आए ना, और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आ गई, फिर रेट्स हाई किए इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए. तो एक साइकिल चल रहा है. 2020 में तो नैरेटिव था ना, कोविड वाला, तो आपने प्रिंट कर लिए. अभी क्या नैरेटिव चले ब्लैक स्वान था ना, नहीं. सो अभी कोई क्राइसिस इमर्ज कर जाएगा. There will be a war. I mean, if you look at it, they've been printing money. क्योंकि आपको कोई ना कोई तो आपको एक sort of crash चाहिए होता है मार्केट का, कुछ चाहिए होता है कि ओहो. मैं इस वक्त देख रहा हूँ इस वक्त जो मीडिया बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना, यूएस इकोनॉमी इज रियली ग्रेट, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कोई एकदम से नहीं, उधर भी रिसेशन आए. आई मीन दे हैव द मैकेनिज्म को अपनी इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर देते हैं. ट्रम्प will probably do some tax cuts or whatever. I mean, it's not good because 35 trillion के debt पे है ना. तो eventually तो वहाँ पे आएगा crash. I think there's a pullback coming in 26-27, which will be a serious market correction. Not going to be the end of the world. It's a buying opportunity. You build a position again, and then you again sell it in the 28-29 peak. And वो gradually हो ही रहा है कि जैसे जैसे, how do I put it? If you know your all currencies are going to basically getting debased and going to zero in value. Right. You would take as much out of the system as you could to build the new system.
and then I won't point, but take a look at where all the money is going Right. into what pieces to construct. And that's why I keep coming back to digital and technology. Agrarian age से हम आए थे industrial mechanization age में, वो age ख़त्म हो गई है. अब वो mechanization age जो है वो जारी है technology age में, बल्कि Digital आगे age है. में, हाँ. So we are at the cusp. 1945 was the defining moment. We're living in the 1945 world order. Some new world order is coming out of 2030 or the 4 or 5 years or 10 years after that. But at that time, you want to be probably going back and looking at the playbook. जो आपके great grandparents ने, depending on how old you are, और grandparents जो उन्होंने playbook पे survive किया था या thrive किया था, उस पे आपने खेलना है. You can't play at your parents' playbook. Makes sense. Faisal, thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. I'm excited to see. To Shark Tank का भी कुछ episodes रहती हैं? I think so. I think अभी 7 हुए हैं, तो मेरे ख्याल से total 13 थे. And this is going to happen every year. So is this a long-term commitment? या ये हर साल renew होगा? You'll see next year. It's a 1-year commitment. Right. It's up to them whether they call back the judges or not. We'll see. I mean, it also depends on performance and how the market responds. Makes sense. Sir, thank you so much for coming in and sharing all that insight. Yeah. Thank you for having me. It was a pleasure. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. What do you think about जो आजकल के हालात हैं, जो कन्फ्यूजन हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जियोपॉलिटिकली दुनिया भर के जो हालात हैं, उसमें आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? ख़ासकर पाकिस्तान के बारे में मुझे बताएं. What do you think Pakistan should be doing right now, considering के दो बड़े हाथियों की लड़ाई हो रही है, तो कौन सा हाथी जो है, कौन सी व्हाट्स द राइट बेट फॉर अस. एंड देन उसी के फॉलोअप के अंदर जो लोकल आप एक इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, उसका पोटेंशियल आउटकम आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं. आई वुड लव टू नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.